यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो भाई साहब, आज आप सेकंड लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। और कल हमारा रहेगा लास्ट लेक्चर, ठीक है? कल हमारा रहेगा लास्ट लेक्चर। आज जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर है। कल रहेगा लास्ट, उसके बाद एक आधा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो भाई साहब, साहिल भाई, ऋषिकेश, अनिरुद्ध, चलो अब एक काम करो आप लोग। सर, हम एक काम करते हैं, जो जो पेंडिंग पार्ट बचा है ना वो अपन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो गाइस, पहले तो आप है ना, आपके एक मैट वाले में एक पेंडिंग पार्ट बचा है। देखो आप लोग, आपके पास वॉल्यूम 1 है क्या? अभी आपके पास वॉल्यूम 1 है क्या? और वॉल्यूम 1 में जो मैट था, मैट में एक छोटा सा पार्ट है वो पेंडिंग था, जो मैंने बोला था मैं आपको बाद में कराऊंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन के बाद में। तो अगर आपके पास मैट में रहे तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है ना, एक छोटा सा पेंडिंग पार्ट बचा है ना आपके पास वॉल्यूम 1। चलिए, हाँ, फिर मैं जूम सेशन आपका ले लूंगा। मैं थर्ड को ले लूंगा जूम सेशन, जिस दिन मैं फ्री रहूंगा, रिजल्ट वाले दिन है, उस दिन मैं फ्री हूं, उस दिन मैं जूम सेशन ले लूंगा तुम्हारा, ठीक है? चलिए, डन। अब अपन एक काम करते हैं गाइस, यहां पे एक कॉन्सेप्ट दे रखा है आपकी बुक में। आई थिंक पेज नंबर 155 रहेगा आपकी बुक में। आई थिंक पेज नंबर 155 रहेगा, और 155 पे यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जो अपना पढ़ना बाकी था वॉल्यूम 1 में। अगर आपके पास एक वॉल्यूम वाला बुक है तो पेज नंबर 155, और अगर आपके पास दो वॉल्यूम वाला बुक है तो भी पेज नंबर तो 155 ही रहेगा, ठीक है? तो भाई साहब, वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी था, 155 पे दे रखा है। और ये 155 पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, ये क्यों है, ये समझाने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल करा देता हूं। उस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि गाइस, मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। कि जैसे अप्पा की वजह से, अप्पा का मतलब होता है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, जो कि अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ा, अप्पा की वजह से, एज वेल एज द सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से। सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट आपको पता है, पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट होता था, उसके बाद सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता था अंडर सेक्शन 92 सी में। अब एक बात समझना, इसकी वजह से बहुत बार क्या होता है, या तो अप्पा की वजह से या फिर आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से बहुत बार क्या होता है कि आपके पिछले सालों का इनकम बढ़ जाता है। तो देखिए, पहले जो है वो अपन एक नोट पढ़ते हैं, नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो, नोट नंबर 1 में क्या दे रखा है, यहां पे पेज नंबर 155 पे ये कॉन्सेप्ट आपका पेंडिंग था। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 115 जेबी सबसेक्शन 1, दैट इज मैट के लिए, past income would be amount of income of past year or years included in the book profit or the previous year on account of the APPA entered into by the assessee under section 92cc or on account of secondary adjustment required to be made under section 92c। एक बात बताओ, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझाता हूं, आप इजीली समझ जाओगे, उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कराता हूं, उस एग्जांपल से आपका सब चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको सीधा एक एग्जांपल कराता हूं, उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, ठीक है? एक एग्जांपल आप मेरे साथ साथ लिख लो। आई थिंक पेज नंबर 156 पे जगह है। आई थिंक पेज नंबर आपका 156 है, वो 156 पे बहुत सारी जगह है, तो 156 का जगह आप यूटिलाइज कर दो, और जो मैं एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूं वो मेरे साथ साथ में आप एग्जांपल लिख लो करके, ठीक है? मेरे साथ साथ जो मैं एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं वो आप एक एग्जांपल लिख लो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है? लिखो। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड, एक कंपनी है, एक एग्जांपल लिख लो इसका, क्या है ये एग्जांपल? बीबी लिमिटेड। अब इसका क्या हुआ, बुक प्रॉफिट इस साल का, बुक प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 25-26 मान लो 90 लाख है। इस साल का बुक प्रॉफिट 90 लाख है, ठीक है? इन गाइस, ये जो 90 लाख है ना, इस 90 लाख में ब्रैकेट में लिखो इंक्लूड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23
of rupees 15 lakh due to अप्पा और सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ऐसी आई हैव नॉट डिस्कस दिस अर्लियर, डोंट वरी। बुक प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 25, 26, 90 लाख और ब्रैकेट में लिखो इंक्लूड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 22, 23 ऑफ रुपीज 15 लाख। ये कॉन्सेप्ट कहीं डिस्कस किया है क्या? अरे भाई वहां पे ऐसा कोई एग्जांपल लिखा हुआ है कि 90 लाख और 15 लाख ऐसा लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है क्या भाई? ये एग्जांपल लिखा हुआ है क्या आपके वहां पे पेज नंबर? कोई बोल रहा है ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से नहीं हुआ। नहीं सर, वो कोई दूसरा एग्जाम्पल था, वो आई थिंक वो मेरे हिसाब से कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिखा होगा। ये नहीं लिखा है, ये नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है? नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ। चलो अब एक काम करो, आप उसके पास में यहां पे ऐसे लिखो बुक प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 22, 23 इज -5 लाख। मतलब उस ईयर का बुक प्रॉफिट है वो लॉस था। वो बिजनेस ट्रस्ट का कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, या वो लुल्लू वाला एग्जांपल वहां लिखा हुआ है, ठीक है? तो कहीं और लिख लो करके, ठीक है? गाइज मुझे एक बात बताओ ना, इतना लिखने के बाद एक बार रुक जाओ आप। इतना लिखने के बाद आप रुक जाओ। ए गाइज एक बात बताओ, ए गाइज इधर देखो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, आप इधर देखो ना, इधर देखो ना, इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, हाँ इधर देखो। ए गाइस एक बात बताओ, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड, इनका प्रीवियस ईयर 25-26 में, इस साल में मान लो कुछ भी अप्पा की वजह से इनकम बढ़ा, प्रीवियस ईयर 22, 23 का इनकम बढ़ा करके, ठीक है? और वो इनकम किस वजह से बढ़ा? या तो अप्पा की वजह से बढ़ा या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ा। तो गाइज इनकम टैक्स में तो क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका उस साल का कंप्यूटेशन चेंज होगा। अगर आप याद करोगे तो मैंने क्या बोला था, अगर अप्पा अभी जाके चेंज हुआ तो भी आपको पिछले साल के क्या करने पड़ेंगे, इस साल का मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करके इस साल की इनकम है वो बढ़ जाएगी, और इस साल की इनकम बढ़ जाएगी, इस पे टैक्स लग जाएगा। मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करके वो करोगे, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से तो क्या होगा, इनकम टैक्स के हिसाब से तो क्या होगा, इनकम टैक्स के हिसाब से तो ये इनकम जिस ईयर की है ना वो उसी ईयर में डालेंगे। भले अप्पा अभी साइन हुआ या सेकेंडरी एडजस्टमेंट हुआ और उसकी वजह से प्रीवियस ईयर 22, 23 की इनकम बढ़ी, तो बेटा इनकम टैक्स में तो उसको कौन से ईयर में टैक्सेबल करेंगे, 22, 23 में ही करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप कंपनीज एक्ट के अकाउंट एक बार फाइनलाइज कर दिए तो क्या कंपनीज एक्ट के अकाउंट चेंज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते आप इनकम टैक्स के रिटर्न में तो कर लोगे, इनकम टैक्स के लिए तो मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करोगे, इनकम टैक्स में तो कर लोगे। लेकिन गाइज एक बात बताओ, जो तुम्हारा शेड्यूल 3 का पीएनडल जाएगा, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपका जो पीएनडल जाएगा या बैलेंस शीट जाएगी, वो उस साल की जो पीएनडल बैलेंस शीट गई होगी, क्या उसमें आप चेंज कर सकते हैं? क्या आंसर इज नहीं कर सकते। उसमें आप चेंज नहीं कर सकते भैया। आपने अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो आपका पीएनडल गया होगा शेड्यूल 3 वाला, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं शेड्यूल 3 वाला पीएनडल बैलेंस शीट गई होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो सर एक बात बताओ, फिर अगर अप्पा की वजह से या फिर मान लो सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से इनकम बढ़ गई, तो हमको फिर इनकम टैक्स में तो चलो आप इस साल में चेंज कर लोगे, लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या होता है, फिर आपको करंट ईयर की इनकम में उसको जोड़ना पड़ता है एज अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करके। अब प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट मतलब पिछले सालों का कुछ एडजस्टमेंट था और वो इस साल में आपको क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स में जोड़ना पड़ता है एज पर द इंड एस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो गाइज यहां पे ऐसा ही हुआ है। यहां पे क्या हुआ है पता है तुमको, इस साल का बुक प्रॉफिट है वो 90 लाख है, लेकिन 90 लाख बुक प्रॉफिट इस साल का पूरा नहीं है। इसमें हुआ क्या था,
इंक्लूड द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 15 लाख था, जो कि ड्यू टू द अप्पा और सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से वो उस साल का इनकम था, लेकिन आपने कंपनीज एक्ट में करंट ईयर में इसको जोड़ना पड़ा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में तो क्या होता है, जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे तो आप 22-23 में वो बता दिया होगा। लेकिन बाबू कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं होता, कंपनीज एक्ट में प्रायर पीरियड आइटम करके इसी साल में इसको बताना पड़ता है। तो आपने इस 90 लाख जो है वो 90 लाख में क्या किया, ये 15 लाख ऑलरेडी इंक्लूड है, बट ये इस साल का नहीं है, ये जो इनकम है 22-23 की है, बट कंपनीज एक्ट में तो प्रायर पीरियड इनकम करके और आपको इसी साल बताना पड़ता है। तो ये आपने इस साल इंक्लूड की है, बट ये इनकम कौन से ईयर की है, 22-23 की है। अब एक बात बताओ, आप लोग जब मैट निकालोगे तो मैट कैसे निकालोगे? देखो अब इस साल का आप मैट निकालने जा रहे हो, तो आप जब मैट निकालोगे, कंप्यूटेशन ऑफ मैट, मैट का मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट लगाओगे तो मैट कैसे लगाओगे? आप बुक प्रॉफिट का 15% करते हो, तो जो भी आपका बुक प्रॉफिट आएगा उसका 15% कर लो। तो इस साल आपका बुक प्रॉफिट कितना है, 19 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय उसका 15% कर दो, तो आपका आ गया आई थिंक 13,50,000। 13,50,000 आपका बुक प्रॉफिट का मैट आ गया। 90 लाख का मैट आ गया कितना, 13 लाख का, दैट इज 13,50,000, 15% किया। अब एक काम करो, इसमें आप कर दो एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% है। तो गाइस 13,50,000 का आप 4% करिए, दैट इज 54,000। तो 54,000 को आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल हो गया, दैट इज 1404, मतलब 14,04,000 है, इतना आपका इस साल का मैट आ जाएगा। लेकिन गाइस एक बात बताओ, इस साल के बुक प्रॉफिट में यार इतना सारा बुक प्रॉफिट ऐसा है जो पिछले सालों का है, प्रायर पीरियड आइटम है, तो यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक रिबेट दिया है। यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको ये रिबेट दिया है, मतलब जब आप मैट निकालते हो तो इस मैट में से एक आपको रिबेट मिलेगा, और वो रिबेट कैसे मिलेगा समझने की कोशिश करना। तो यहां पे ये जो आपका मैट आया ना, इसमें से एक रिबेट मिलता है, और गाइस ये रिबेट मिलता है एज पर रूल नंबर आपका 10 RB करके इनकम टैक्स का एक रूल है, और इनकम टैक्स का एक रूल है, वो रूल 10 RB के हिसाब से आपको एक रिबेट मिलता है। वो रिबेट आप लेस कर दो, और रिबेट लेस करने के बाद जो आएगा ना, दैट इज आपका मैट फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए, ये आपका मैट आ जाएगा। लेकिन सर आप बोल रहे हो ये रिबेट मिलता है, रिबेट कैसे मिलेगा? एक बात बताऊं, जब ये रिबेट मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो आपको लगेगा ऐसी चीज आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ी हुई है। कहां पढ़ी हुई है? इंटरमीडिएट में पढ़ी थी एक जगह, आपको वो रियलाइज होगी, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। ये रिबेट कैसे मिलेगा पता है? तो रिबेट निकालने के लिए हम ले लेते हैं नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 में मैं आपको रिबेट लिखाना सिखा रहा हूं, और रिबेट कैसे निकलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप एक काम करो, A-B कर दो, एंड गाइज उसके साथ साथ में A-B करो, और उसके बाद में आप एक काम करो, यहां पे D-C कर दो। ऐसा इन्होंने फॉर्मूला दिया है, A-B करो और D-C करो। अब आप बोलोगे ये D-C और A-B क्या है, अभी मैं बताता हूं। तो देखो A का मतलब होता है, पहले तो A और B को थोड़ा अलग अलग करते हैं, थोड़ा जुदा करते हैं करके, ठीक है? तो देखो A-B करो और D-C करो, जो बचेगा वो आपको रिबेट मिल जाएगा एज पर द रूल नंबर 10 RB। अब ये क्या है? तो सबसे पहले आप एक काम करो, A तो करो मैट ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का मैट कितना आ रहा है, मैट ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का बुक प्रॉफिट में मैट निकालो, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम, मींस पास्ट ईयर की इनकम को इंक्लूड करने के बाद आप निकालो कि इस साल का मैट कितना आ रहा है। तो गाइस एक बात बताओ, इस साल का आपका मैट आ रहा है इंक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम, तो ऑब्वियसली ये 90 लाख में आपका जो पास्ट ईयर का प्रायर पीरियड इनकम है वो तो इंक्लूड है। तो प्रायर पीरियड इनकम इंक्लूड है, तो आपका इस साल का मैट कितना आ रहा है इंक्लूडिंग प्रायर पीरियड इनकम इज 14,04,000 आया। अब आप एक काम करो, इसमें से लेस करो,
इसमें से लेस करो मैट ऑफ करंट ईयर, मींस करंट ईयर का मैट निकालो एक्सक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम, एक्सक्लूडिंग पास्ट ईयर इनकम, मतलब जो पास्ट ईयर है ना उस इनकम को एक्सक्लूड करके आप मैट निकालो। तो गाइस एक बात बताओ, अगर ये पास्ट ईयर की इनकम नहीं होती अप्पा की वजह से या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से, तो करंट ईयर का बुक प्रॉफिट कितना होता? 75 लाख होता। करंट ईयर का बुक प्रॉफिट जो है वो कितना होता? 79 लाख होता, तो 75 लाख होता। तो आप एक काम करो, यहां पे ले लो 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% और जो भी आता है प्लस कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो गाइस अगर आपका 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 11,70,000। ये आपका आ गया 11,70,000। अब आप करो, एक काम करो, ए में से बी को लेस कर दो, तो ए माइनस बी कर दो। तो यहां पे आपने ए माइनस बी कर दिया, तो यहां पे आपका कितना आया? तो गाइस यहां पे आपका 2,34,000 आया, 2,34,000 आया, 2,34,000 है, ये आया ए माइनस बी। एक बात बताओ, मैं ऐसा बोल दूं क्या इस साल का मैट इतना ज्यादा आ रहा है ड्यू टू द पास्ट ईयर का इनकम, ड्यू टू द प्रायर पीरियड का इनकम, प्रायर पीरियड के इनकम की वजह से इस साल का मैट इतना ज्यादा आ रहा है? अगर मान लो, एक बात बताओ, ये प्रायर पीरियड का इनकम अप्पा की वजह से या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से नहीं होता तो हमारा मैट कितना आता? 11,70,000 आता। अब उसकी वजह से प्रायर पीरियड का आइटम आने से मेरा मैट इतना आ रहा है, इसका मतलब इतना मैट ज्यादा आ रहा है ड्यू टू द प्रायर पीरियड इनकम। अब आप एक काम करो, इसमें से लेस करो, और लेस करना है आपको डी माइनस सी करके। अब आप बोलोगे डी माइनस सी क्या होता है? तो डी का मतलब होता है मैट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब वो इनकम अगर 22-23 में ही चली गई होती, भाई वो इनकम इस साल में नहीं, अगर 22-23 में चली गई होती तो कितना मैट आता? तो मैट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 इंक्लूडिंग इनकम ड्यू टू अप्पा। भाई अप्पा या सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से अगर वो इनकम उसी साल चली गई होती तो उस साल मैट कितना होता? तो गाइस एक बात बताऊं, देखो उस साल का आपको बुक प्रॉफिट दे रखा है वो -5 लाख है। मैंने एग्जाम्पल में उस साल का बुक प्रॉफिट दे रखा है वो -5 लाख है। तो इसका मतलब ये होता कि एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं यहां पे आपका ये 15 लाख का इनकम पॉजिटिव उस साल में जाता और गाइस उस साल का माइनस में बुक प्रॉफिट है वो 5 लाख है, तो मैं बताऊं उस साल का बुक प्रॉफिट आपका 10 लाख होता। और 10 लाख होता तो मुझे एक बात बताओ, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% जो भी आता और प्लस कर देते आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मुझे बताइए यहां पे 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 1,56,000। इट्स कम्स टू द 1,56,000। अब आप एक काम करो, उस साल का मैट निकालो, मैट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 एक्सक्लूडिंग इनकम ड्यू टू अप्पा और सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो बाबू एक बात बताओ, उस साल का तो -5 लाख बुक प्रॉफिट था, तो -5 लाख पे कभी भी मैट कैलकुलेट नहीं होता। अगर बुक प्रॉफिट नेगेटिव है तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं होता। तो अब आप एक काम करो, यहां पे आप ले लो दैट इज द D माइनस सी, और गाइज यहां पे आप D माइनस सी करोगे, ये आ गया 1,56,000। अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ, इसका एसेंस ये हुआ कि एक बात बताओ, प्रायर पीरियड की आइटम इस साल जोड़ने से आपको 2,34,000 का ज्यादा मैट लग रहा है। अगर वो उस साल जोड़ते, उस साल में ही ले जाते, जिस साल का वो इनकम है उस साल ले जाते, तो आपको मैट सिर्फ इतना ही आता। तो एक बात बताऊं, जितना ज्यादा मैट करंट ईयर में आ रहा है उतने का आपको मिल जाएगा रिबेट। बड़ा सिंपल है, जितना ज्यादा आ रहा है उतने का आपको मिल जाएगा यहां पे रिबेट। तो गाइस रिबेट अंडर सेक्शन, आपका रिबेट अंडर सेक्शन अंडर रूल नंबर, ये रिबेट सेक्शन में नहीं दे रखा, ये रिबेट रूल में दे रखा है। तो गाइस यहां पे आपका रिबेट है वो क्या होगा पता है?
ए माइनस बी, और आप एक काम करो इसमें से माइनस कर दो डी माइनस सी करके। तो यहां पे आपका रिबेट आ गया, दैट्स कम्स टू द 2,34,000 माइनस 1,56,000, इट्स कम्स टू द 78,000। तो इस साल आपका 78,000 का रिबेट आ जाएगा। तो यहां पे आप एक काम करिए, 78,000 को लेस कर दीजिए और जो भी बचेगा दैट इज 14,04,000 माइनस 78,000, इट्स कम्स टू द 13,26,000 है। इतना आपका करंट ईयर में मैट आएगा। गाइस एक बात बताऊं, ये कॉन्सेप्ट कैसा है पता है? 89 का आपने रिबेट पढ़ा था इंटरमीडिएट में अरियर सैलरी का, कि जब अरियर सैलरी करंट ईयर में मिलती थी तो हम कैसे टैक्स निकालते थे? पहले तो करंट ईयर का इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, करंट ईयर का इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी, जो डिफरेंस आता था, और उस साल का इनकम इंक्लूडिंग अरियर सैलरी, उस साल का इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी, जो डिफरेंस आता था, पहले डिफरेंस में से दूसरा डिफरेंस लेस कर देते थे, उतने का आपको रिबेट मिलता था अंडर सेक्शन 89 का। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये भी आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जो कब लगता है? मैट के केस में। अगर मान लो कोई कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट या अप्पा की वजह से पुरानी इनकम टैक्सेबल हो गई, तो इनकम टैक्स में तो क्या होता है, पुराना रिटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन भाई मैट पर्पस के लिए, बुक प्रॉफिट पर्पस के लिए आप जो है वो फाइनेंशियल चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए ऐसा होता है। चलिए डन। 89 क्यों होता है छोड़ दो आप, ठीक है। 10E करके फॉर्म होता है विद्या, क्या बात कर रही है, वेरी गुड। चलिए डन। एक बार अगर ये हो गया हो तो बोलो डन, एक बार अगर ये हो गया हो तो बोलो डन। चलो बोलो डन। शो एंटायर एग्जाम्पल। चलो ये पहला, ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन था, फिर ये मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट पार्ट है और ये उसका सेकंड पार्ट है। चलो डन। विनोद भाई बोलता है बारिश आ रही है और उसमें ये लेक्चर आपको देख रहे हैं, अगर वो और होते तो मजा आ जाता। क्या बात कर रहे हो? अगर वो और होते या होती तो भाई सब मजा आ जाता। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। चलिए डन। वो मतलब पकोड़े, वो मतलब पकोड़े। अभी मैंने ज्वाइन किया, कंटिन्यू कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। डन बीबल। चलो आ जाइए सब लोग, अब पेज नंबर 155 यहां से चालू करना है, 154 से। देखिए 154 क्या बोलता है, जो अपन ने ये पढ़ा है, ये एग्जाम्पल से आपने पढ़ा है, वो एग्जाम्पल क्या है, उसका क्यों है ये, ठीक है। तो मैं उसका एसेंस समझा रहा हूं करके, ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखिए ये अमेंडमेंट क्या था। तो देखिए इन केस ऑफ द कंपनी वेयर देयर इज अ इंक्रीज इन बुक प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर का बुक प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ड्यू टू द इनकम ऑफ पास्ट ईयर और ईयर्स इंक्लूडेड इन बुक प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ द अप्पा और सेकेंडरी एडजस्टमेंट। देखो अप्पा की वजह से और सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से करंट ईयर का बुक प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम डाला, क्योंकि आप भैया कंपनीज एक्ट में पुराने अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, इसी साल डालना पड़ेगा। The AO shall on the application made by assessee recompute the book profit of past year or years
EO will also compute the tax payable if any of the assessee। तो यहां पे क्या होगा कि आपका भैया बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसा इन्होंने प्रोविजन डाला था, इससे रिलेटेड रूल डाला है। ये रूल में समझेगा कि बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 the 4 years time limit shall be computed from the end of the financial year in which application is made by the assessee। यहां पे assessee application देगा और assessee बोलेगा कि मेरा MAT है वो कम होना चाहिए करके, ठीक है। अब आप इस 4 year को यहां पे छोड़ दीजिए। above provision is applicable only if the company have not utilized the MAT credit arisen in the earlier year। earlier year में कुछ MAT credit था वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। इस पॉइंट को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जो देखना है ना वो सिर्फ ये एग्जाम्पल और ये वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है। देखिए, above provision are also applicable for assessment year 2021 or earlier year if any refund arisen due to the above provision, then assessee not entitled to any interest on such refund। अगर इसकी वजह से कोई रिफंड मिलता है तो वो रिफंड आपको, उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। The adjustment under this provision is dependent on the application by assessee company। In other words, the company has an option whether to seek the adjustment under subsection or not। अगर कंपनी चाहती है या नहीं चाहती उससे फर्क पड़ता है। मतलब कंपनी ने अगर ये एप्लीकेशन किया तो कंपनी को ये वाला रिबेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, यहां से मेन चालू होता है काम जो है वो काम की चीज है वो यहां पे है, ये बाकी जो दे रखा था उसका कोई रिलेवेंस नहीं है करके, ठीक है। देखिए, अब इन्होंने क्या दे रखा है, टैक्स पेबल बाय assessee कंपनी अंडर सेक्शन 115 JB सबसेक्शन 1 फॉर द प्रीवियस ईयर रेफर्ड टू इन दैट सेक्शन शैल बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग अमाउंट। मतलब इस साल का आपका बुक प्रॉफिट है, इस साल का आपका मैट है, वो कितना लेस होगा। तो देखो, A माइनस बी डी माइनस सी। ए का मतलब टैक्स पेबल बाय कंपनी अंडर सेक्शन 115 JB सबसेक्शन 1 ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग द पास्ट इनकम, एंड माइनस कर दो टैक्स पेबल बाय कंपनी अंडर सेक्शन 115 JB सबसेक्शन 1 ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर आफ्टर रिड्यूसिंग द बुक प्रॉफिट विद द पास्ट इनकम। तो पिछली इनकम हटा के और आप मैट निकालो, तो भैया इसमें से लेस कर दो। सी क्या है, एग्रीगेट ऑफ टैक्स पेबल बाय कंपनी अंडर सेक्शन 115 JB ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ दोज पास्ट ईयर और ईयर्स टू विच द पास्ट इनकम बिलोंग्स। मतलब आप उस साल का, वो साल का आप मैट कैलकुलेट करो इंक्लूडिंग द पास्ट इनकम, और एग्रीगेट ऑफ टैक्स पेबल बाय कंपनी अंडर सेक्शन 115 JB ऑन द बुक प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर और ईयर्स रेफर टू इन आइटम सी आफ्टर इंक्रीजिंग द बुक प्रॉफिट विद द रिलेवेंट पास्ट इनकम ऑफ सच ईयर और ईयर्स करके, ठीक है। तो ये डी है, ये इंक्लूडिंग वाला है और ये तुम्हारा एक्सक्लूडिंग वाला है। तो डी माइनस सी कर दो, जो बचेगा वो आपको लेना है। अब एक और चीज समझना, अगर इस फॉर्मूला में अगर आपके पास कोई नेगेटिव आ जाता है, रिबेट अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको कुछ भी रिबेट नहीं मिलेगी। अब एक बात समझना, यहां पे दे रखा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 10 RB1 द टैक्स क्रेडिट अलाउड टू assessee अंडर सेक्शन 115 JAA shall be reduced by the amount which is equal to amount of the reduction that has been allowed under this rule। अगर एक बात बताओ, अब आपको क्या हुआ, अब आपका जो मैट है वो मैट कम आया ना। देखो, पहले जो आपका मैट आ रहा था वो हो सकता था मैट क्रेडिट पहले जो आपका मैट आ रहा था वो मैट आ रहा था आपका कितना, यहां पे 14,04,000, अब मैट कितना आ गया 13,26,000 आया। तो भैया आपका जो है वो मैट क्रेडिट अगर आपने कैलकुलेट किया तो क्रेडिट भी तो अब इससे कैलकुलेट करोगे, 13,26,000 है, उसके हिसाब से मैट क्रेडिट कैलकुलेट करोगे। दिस इज द मैट, और वॉट एवर नॉर्मल इनकम टैक्स आ रहा होगा उसका जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी द मैट क्रेडिट। डन, चलो डन 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 डन। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। चलिए अब आप आ जाइए असेसमेंट प्रोसीजर में, कुछ चीजें बाकी है वो देख लेते हैं। अब आप आ जाइए असेसमेंट प्रोसीजर में, कुछ चीजें बाकी है वो देख लेते हैं। तो बाबू असेसमेंट प्रोसीजर में कुछ चीजें बाकी है वो देख लेते हैं। डन डना डन डन असेसमेंट प्रोसीजर। ये गाइस, असेसमेंट प्रोसीजर में अगर मैं बात करूं आपसे तो मुझे एक बात बताओ, असेसमेंट कौन कौन से होते थे। तो एक तो 143(3) का असेसमेंट होता था, एक 144 का होता था और एक 147 का होता था, और एक रेड केसेस में अलग ही था, वो तो 158 BC, बड़ा ही क्यूट बंदा था बीसी वाला, पता है ना, वो 158 BC ब्लॉक असेसमेंट होता था रेड केसेस में, बड़ा ही क्यूट, तो वो तो एक अलग था। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 143(3) एंड 144 दैट इज स्क्रूटनी, और ये आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 143(3) का असेसमेंट एंड 144 का असेसमेंट कब तक कंप्लीट करना रहता है। देखो, इसका जो है वो नोटिस कब तक आता था, स्क्रूटनी का नोटिस आता था जिस ईयर में रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से 3 मंथ के अंदर अंदर।
लेकिन सर एक बात बताओ, इसका असेसमेंट ऑर्डर कब तक बनेगा? अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एक सेक्शन हुआ करती है 153(1) और 153(1) में बोला हुआ है कि इनका असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब टाइम लिमिट होती है 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जैसे ही आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया, वो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर आपका स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा 153(1) में टाइम लिमिट दे रखा है। और 147 का असेसमेंट सर वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कब तक कंप्लीट होता था? तो गाइज एक बात बताओ, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट होता है और ये टाइम लिमिट दे रखा है 153(2) में। और ये टाइम लिमिट कैसे दे रखा है पता है? 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वॉज सर्व। ये ऐसे टाइम लिमिट दे रखा है। देखो क्या भाई एक बात बताओ, एक तो ये तो क्या हुआ आपका रेगुलर असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। और 147 का असेसमेंट कब तक कंप्लीट होता है पता है? इसकी टाइम लिमिट 153(2) में दे रखी है और ये टाइम लिमिट है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वॉज सर्व। आपको पता है 148 का नोटिस क्या होता है? 148 का नोटिस आता था, आपको बोला जाता था रिटर्न फाइल कर भाई, रिटर्न फाइल कर। पहले वो 148A का प्रोसीजर फॉलो करता था, आपको शोकोज नोटिस भेजता था, फिर 148 का नोटिस भेजता था, रिटर्न फाइल कर, तुझे लास्ट चांस देता था करके, ठीक है। तो गाइज एक बात बताओ, वो नोटिस जिस ईयर में सर्व हुआ ना, उस ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर है वो आपका ये असेसमेंट कंप्लीट होगा। तो गाइज अब एक बात बताओ, अगर मैं असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट आपको पढ़ाना बाकी था, तो असेसमेंट कंप्लीशन की अगर मैं टाइम लिमिट पे चलूं तो अपने असेसमेंट वाले टॉपिक में अगर मैं असेसमेंट प्रोसीजर में चलता हूं और असेसमेंट प्रोसीजर में अगर अप्रोक्स आपका पेज नंबर देखते हैं, कौन से पेज पे अपना पढ़ना बाकी है, तो कौन से पेज पे असेसमेंट प्रोसीजर में पढ़ना बाकी है, सीधा अपन वहां पे चलते हैं। आ जाइए, दैट इज टाइम लिमिट टू कंप्लीटिंग द असेसमेंट, पेज नंबर 260 पे, पेज नंबर 260 पे। और देखिए पेज नंबर 260 पे क्या दे रखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको चीजें समझेगी। देखो 153(1) में टाइम लिमिट दे रखा है कि स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये कंप्लीट कब तक करना है। तो अभी टाइम लिमिट क्या है? असेसमेंट ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स टाइम लिमिट है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जो असेसमेंट ईयर है वो एंड हुआ, उसके 12 महीने के अंदर अंदर स्क्रूटनी और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब गाइस एक बात बताऊं, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ये टाइम लिमिट 9 मंथ थी। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ये 18 मंथ हुआ करती थी। असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए 12 मंथ थी। असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 18 मंथ हुआ करती थी। असेसमेंट ईयर 17-18 और अर्लियर ईयर तो ये 21 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर हुआ करती थी। बट ऑब्वियसली बाबू ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में अब इतना पुराना क्वेश्चन नहीं आएगा कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए स्क्रूटनी कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या था, वो तो नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली। तो असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स आपका टाइम लिमिट है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर एंड हुआ, उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपका जो है वो स्क्रूटनी असेसमेंट या फिर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट होगा। लेकिन बाबू एक इसमें डाउट ये आता है कि सर अगर हमने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया तो, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे असेसमेंट ईयर 23-24 एंड हुआ, दैट इज ऑन 31 मार्च 2024। अब मुझे एक बात बताओ, इस साल का अपडेटेड रिटर्न तो आप बहुत लेट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने जो 139(8)A का अपडेटेड रिटर्न जो लाया, अपडेटेड रिटर्न तो आप कब तक फाइल कर सकते हैं? 4 साल तक कर सकते हैं, 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर एंड होगा 23-24 में, और यहां से अगर आप 4 साल देखेंगे तो सर 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2028 तक जो है वो आप क्या करेंगे? अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ सर, मान लो यहां पे किसी ने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया ऑन द 19 मई 2027 को, तो सर अब एक बात बताओ ना, इसका स्क्रूटनी क्या हो ही नहीं सकता क्या?
क्योंकि स्क्रूटनी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, उसका टाइम लिमिट तो क्या है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो बाबू ये तो असेसमेंट ईयर 23-24 चला गया, और 23-24 असेसमेंट ईयर का एक साल गिनोगे तो 31 मार्च 2025। सर इसके बाद फिर तो स्क्रूटनी हो ही नहीं सकती, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो ही नहीं सकता, तो असेसी तो क्या करेगा, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देगा, और उसका स्क्रूटनी भी नहीं हो सकता, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी नहीं हो सकता। सर ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इस पर्टिकुलर केस में नंदनी रुक जा, इस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया है अंडर सेक्शन 139(8)(a) में, then this time limit of 12 month from the end of the relevant assessment year नहीं होगा, end of the financial year in which such return was furnished। तो अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है ना, तो अपडेटेड रिटर्न के केस में भी आपका स्क्रूटनी असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, और उसके लिए टाइम लिमिट क्या रहेगा पता है, उसके लिए टाइम लिमिट रहेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर आपका स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है। तो यहां एक बात बताओ, आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, वो किया 19 मई 2027 को, तो अगर 19 मई 2027 को 139(8)(a) में अपडेटेड रिटर्न डाला, तो ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2028, और यहां से फिर 12 मंथ का पीरियड लोगे 31 मार्च 2029 तक है, वो आपका स्क्रूटनी असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कल आके, और आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे करके, ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि सर स्क्रूटनी असेसमेंट का टाइम लिमिट क्या है कंप्लीट करने का, तो आप ये बोलोगे स्क्रूटनी असेसमेंट का कंप्लीट करने का जो टाइम लिमिट होता है वो नॉर्मली 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर एंड हुआ उसके 12 महीने। लेकिन गाइस, अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है ना, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर है, वो आपका स्क्रूटनी या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। अब एक बात समझना, कभी कभी क्या होता है, आप रिटर्न फाइल करना रह जाता है, और रिटर्न फाइल करना रह जाता है तो 139(1) का ड्यू डेट चला गया, 139(4) का ड्यू डेट भी चला गया, और अगर जेन्युइन रीजन है तो बहुत बार आप सीबीडीटी से रिक्वेस्ट करते हो कि मालिक हमारा सब टाइम चला गया है, प्लीज हमारा रिटर्न लेट अलाउ कर दो ना। तो हो सकता है सीबीडीटी आपको एक क्या बोलते हैं, स्पेशल केसेस में जब जेन्युइन रीजन है, हार्डशिप है, और उस पर्टिकुलर केस में सीबीडीटी आपको अलाउ कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, आप लेट रिटर्न फाइल कर दो। तो जब आपने लेट रिटर्न फाइल किया ना, तो फिर क्या उसकी स्क्रूटनी होगी ही नहीं क्या, क्योंकि हो सकता है असेसमेंट ईयर तो चला गया हो। तो फिर इन्होंने ये बोला कि अगर सीबीडीटी ने आपको ऑर्डर से अलाउ किया है लेट रिटर्न फाइल करने के लिए, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल किया, उस ईयर के एंड से बेटा 2 इयर्स के अंदर अंदर, उस ईयर के एंड से बेटा 2 इयर्स के अंदर अंदर जो है, 2 इयर्स के, सॉरी नॉट 2 ईयर, उस ईयर के एंड से बेटा 12 मंथ के अंदर अंदर है, वो आपका स्क्रूटनी या बेस्ट जजमेंट असेसमेट होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, वेयर रिटर्न फाइल ड्यू टू द ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 सीबीडीटी के पावर करके, means CBDT allowed to file the late return, then time limit of 12 month from the end of the financial year in which such return was furnished। तो जिस ईयर में वो रिटर्न फाइल हुआ, उस ईयर के एंड से बेटा 12 मंथ के अंदर अंदर आपका स्क्रूटनी असेसमेंट होगा। तो एक बात बताऊं, यहां पे इससे एक एमसीक्यू आया था एक बार एग्जाम में, इससे एक बार एग्जाम में एक एमसीक्यू आया था, ये अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि सर स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा, नॉर्मल टाइम लिमिट इज असेसमेंट ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है, एक तो अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, या फिर आपके केस में अगर सीबीडीटी ने किसी को लेट रिटर्न फाइल करना अलाउ किया था, उसने रिटर्न फाइल किया, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल हुआ, उस ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर है आपका स्क्रूटनी असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट होगा। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोलता है, 153(2) ये बोलता है कि सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147 वाला है, वो कब तक कंप्लीट होगा, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व, उतने टाइम में कंप्लीट होगा। अब गाइस एक चीज समझना, हाँ, ये जो टाइम लिमिट यहां पे जो 12 मंथ का टाइम लिमिट है, यहां पे भी ये 12 मंथ का टाइम लिमिट है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी असेसमेंट चल रहा है, या तो स्क्रूटनी या बेस्ट जजमेंट या फिर इनकम एस्केपिंग, और अगर आपका केस जो है वो अगर टीपीओ को ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर क्या करता है, आर्म लेंथ प्राइस निकालता है,
तो वो आर्म लेंथ प्राइस निकालता है। तो ध्यान रखो कि आपकी टाइम लिमिट, जो एओ के पास टाइम लिमिट होती है असेसमेंट कंप्लीट करने की, वो 12 मंथ से बढ़ जाती है। मतलब जहां पे ये 12 मंथ था ना, ये 12 मंथ का टाइम लिमिट, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की जगह 24 मंथ हो जाएगा। यहां पे 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व, वहां 12 मंथ की जगह 24 मंथ हो जाएगा। ऐसा सेक्शन 153 का सब सेक्शन 4 बोलता है। और 4 क्या बोलता है देखो, वेयर रेफरेंस इज मेड टू टीपीओ अंडर सेक्शन 92 CA, क्योंकि टीपीओ आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा, उसमें टाइम लगता है और टीपीओ का ऑर्डर आएगा, फिर एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट करेगा, तो इट इज अ लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग। तो एओ को एक्स्ट्रा 12 मंथ का टाइम दिया है, तो अबोव टाइम लिमिट शैल बी इंक्रीज बाय द 12 मंथ। आपका 12 मंथ से टाइम लिमिट है वो बढ़ जाएगा करके, ठीक है। चलिए अब गाइस एक बात बताऊं ना, ये जो टाइम लिमिट होती है एओ के लिए असेसमेंट कंप्लीशन की, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑर्डर पास करने की, अगर इस पीरियड में नहीं हुआ तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाता है केस, और टाइम बार्ड हो जाता है तो आपका असेसमेंट कैंसिल, कुछ भी नहीं होगा। फिर अगर ये एओ ने आपका ऑर्डर टाइम पे पास नहीं किया, ये जो टाइम लिमिट है ये बाइंडिंग टाइम लिमिट्स होती है, अगर एओ ने आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया तो फिर भैया आपका केस टाइम बार्ड है करके, ठीक है। आपसे बोलेंगे कि आपका असेसमेंट कैंसिल, कुछ नहीं होगा, फिर आपका मजा आ गया आपको अगर इतने टाइम में पास नहीं किया तो। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, बोलो पेंसिल, आपका असेसमेंट कैंसिल करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अब एक और चीज समझना, ये मैंने करा है, ये मैंने करा है, ये मैंने करा है। अब एक चीज समझना, कभी कभी क्या होता है पता है तुमको, जब एओ आपका असेसमेंट कर रहा होता है, इसको यहीं पे छोड़िए थोड़ी देर के लिए, एओ आपका असेसमेंट कर रहा होता है, तो बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एओ का टाइम खराब होता है। अब आप बोलोगे एओ का टाइम खराब होता है, मतलब सर एओ का टाइम कब खराब होता है? तो देखो एओ का टाइम खराब कब होता है पता है तुमको, कि एओ असेसमेंट कर रहा था, और एओ असेसमेंट कर रहा था तभी, कभी कभी कब होता है मैं बताता हूं, एओ का टाइम खराब होता है। एओ का टाइम कहां कहां खराब हो जाता है, जैसे एक तो पता है मैंने आपको बताया था कि जैसे एक ऑफिसर की जगह दूसरा ऑफिसर आ गया, तो दूसरा ऑफिसर आपको रीहर्ड का अपॉर्चुनिटी देगा कि चलो मैं वापस से आपको सुनना है, आप बोलते हो सर प्लीज आप वापस से हमको सुनो, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम खराब होगा। या फिर कभी कभी क्या होता है आपको पता है, आपका केस वो एओ वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर देता है, जैसे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलवानी थी, वैल्यूएशन ऑफिसर को चला जाता है केस। या आपके केस में स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशल ऑडिट करके लेके आएगा, या फिर जो सीएमए है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करके लेके आएगा, तो उसमें टाइम खराब होता है ना। तो जितना टाइम खराब होता है उतना एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, मतलब एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा, उतना टाइम एओ को एक्सटेंडेड मिलेगा। अब अपन पढ़ेंगे कहां कहां टाइम खराब होता है, कैसे होता है, वो अपन सब चीजें पढ़ेंगे। बट गाइस मैं बताऊं, जितना टाइम एओ का खराब होता है उतना एओ को एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा। एक और बताऊं आपको, पता है जब असेसमेंट कर रहा था एओ, स्क्रूटनी में मैंने ऐसा बताया था कि असेसमेंट कर रहा था और एओ को पता चला, असेसमेंट करते करते एओ को पता चला कि भाई एक ट्रस्ट जो है चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, उसने कुछ स्पेसिफाइड वायलेशन किए हैं, और उसने कुछ स्पेसिफाइड वायलेशन की है, स्पेसिफाइड उसकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, तो वो क्या करेगा, कमिश्नर को बोलेगा, वो कमिश्नर को बोलेगा और कमिश्नर को बोलेगा और कमिश्नर को बोलेगा कि ये ट्रस्ट सही काम नहीं कर रहा है करके, ठीक है। आप ऑर्डर पास करो, बताओ इसको रजिस्ट्रेशन रखना है, कैंसिल करना है, एग्जामिशन दू ना दू तुम बताओ ना। या फिर अगर आपको याद रहेगा मैंने बोला था जो सीए इंस्टीट्यूट वगैरह होती है उसको एग्जामिशन गवर्नमेंट ने दे रखी है। अगर एओ ने देखते टाइम असेसमेंट में पता चला कि सीए इंस्टीट्यूट सही से काम नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगा पता है, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को बोलेगा कि ये सीए इंस्टीट्यूट सही काम नहीं कर रही है, आप बताओ क्या करना है, इनका एग्जामिशन रखना है या हटाना है। तो इसमें टाइम खराब होता है ना। कभी मान लो असेसमेंट चल रहा था, कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, अब कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया तो बेचारा कैसे ये असेसमेंट कंप्लीट करेगा ये 12 मंथ के टाइम में। तो इसके लिए लॉ मेकर्स ने इसका प्रोविजन कर रखा है कि जहां जहां टाइम खराब होता है उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा, जहां जहां टाइम खराब होता है उतना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा एओ को। बट कहां कहां खराब होता है वो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, तो चलिए समझने की कोशिश करना कहां कहां टाइम खराब होता है। तो देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 153 द फॉलोइंग टाइम पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड, और इन सिंपल वर्ड एक्सटेंडेड, इतना टाइम एओ को ज्यादा मिलेगा करके, ठीक है। चलिए कौन कौन से केस में, पहला, अगर मान लो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1021, 1022B, 1023A, 1023B, ये क्या होता है,
कि जो सीए इंस्टीट्यूट वगैरह है उनको जो ये एग्जेम्पशन मिलती है 1021 वगैरह की, ये मान लो गवर्नमेंट ने दी है, बट इन्होंने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कहां से लेके एओ को कितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? तो देखो, डेट ऑन विच एओ इन्फॉर्म द गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी अबाउट द वायलेशन और कॉन्ट्रावेंशन till the date on which government notification received by AO withdrawing the approval। तो भैया जिस दिन एओ ने गवर्नमेंट को अगर मान लो नोटिफाई किया कि ये सीए इंस्टीट्यूट सही से काम नहीं कर रही, उस दिन से लेके और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि इनका तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, एग्जेम्पशन विड्रॉ करो इनका, तो भैया जिस दिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया उस दिन तक का टाइम खराब हुआ, उतना एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बड़ा सिंपल है। दूसरा पॉइंट क्या देखिए, क्या दे रखा है, डायरेक्शन टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड और इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 142(2)A। ये अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सीएमए को बोलते हैं, या फिर आपका जो है वो क्या होता है, आपका स्पेशल ऑडिट के लिए, जैसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बड़े कॉम्प्लेक्स थे और एओ को देख के लगा था कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्यों ना आपकी स्पेशल ऑडिट कराई जाए। तो स्पेशल ऑडिट के केस में कितना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा? डेट ऑन विच एओ डायरेक्ट, मतलब जिस दिन एओ ने डायरेक्शन दिया कि आप अपनी स्पेशल ऑडिट करा के लेके आओ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा के लेके आओ, उस दिन से लेके कहां तक? लास्ट डेट ऑन विच असेसी रिक्वायर टू फाइल द रिपोर्ट। जैसे मान लो एओ ने 90 डेज का टाइम दिया तो 90 डेज एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई आपने कब रिपोर्ट सबमिट की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एओ को एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलेगा? जितना एओ ने अलाउ किया था। तो देखो, जिस दिन एओ ने डायरेक्ट किया था उस दिन से लेके, और लास्ट डेट ऑन विच असेसी रिक्वायर टू फाइल द रिपोर्ट, मतलब असेसी को मान लो 90 डेज का टाइम दिया है तो 90 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा असेसमेंट कंप्लीशन में। असेसी को मान लो फॉर एन एग्जांपल 50 डेज का टाइम दिया डायरेक्शन में, तो 50 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आइदर लास्ट डेट ऑन विच असेसी रिक्वायर टू फाइल द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट कब सबमिट की उससे मतलब नहीं है, लास्ट डेट क्या था सबमिट करने का, उस दिन तक का टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और डेट ऑन विच ऑर्डर सेट असाइड सच डायरेक्शन वाज रिसीव्ड बाय सीआईटी पीसीआईटी इफ डायरेक्शन चैलेंज बाय एसएससी इन द कोर्ट। अब एसएससी कोर्ट में चला गया, एसएससी ने सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया, सीधा रिट पिटीशन फाइल कर दी और बोला डायरेक्शन गलत है, मेरे को डायरेक्शन देने नहीं चाहिए, एक फालतू में मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और कोर्ट ने क्या किया, चैलेंज, कोर्ट ने क्या किया, वो डायरेक्शन को कैंसिल कर दिया कि इनकी स्पेशल ऑडिट नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट ने जब वो डायरेक्शन को कैंसिल किया तो कोर्ट जो है ना वो डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट एओ से नहीं करता, बॉसेस से करता है। तो बॉसेस को जब ये डायरेक्शन को सेट असाइड करने का जो ऑर्डर मिला उस दिन तक जो है वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो एसएससी को इन्होंने डायरेक्शन दिया था स्पेशल ऑडिट के लिए एओ ने, तो एओ ने डायरेक्शन दिया उस दिन से लेके और जितने टाइम में रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला है उतने टाइम तक पीरियड एक्सटेंड होगा। या फिर अगर मान लो एसएससी ने क्या किया, इसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में और कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था डायरेक्शन को कैंसिल कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और उसके लिए जो कोर्ट का ऑर्डर जो बॉसेस को मिला उस दिन तक का टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या दे रखा है, देखिए, रेफरेंस मेड टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। अगर मान लो एओ को असेसमेंट कर रहा था किसी प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट का, असेट का वैल्यू निकलवाना है तो 142A में एक वैल्यूएशन ऑफिसर को वो रेफर कर सकता है। तो अगर एओ ने रेफर किया वैल्यूएशन ऑफिसर को, तो जिस दिन वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया उस दिन से लेके और जिस दिन रिपोर्ट रिसीव्ड हुई एओ को जिस दिन वैल्यूएशन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी वो पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन फाइल्ड बाय एसएससी अंडर सेक्शन 158A दैट इज अवॉइडेंस ऑफ द रेपिटेटिव अपील। ये रेपिटेटिव अपील वाला क्या होता है, मैंने अपील टॉपिक में बताया था। क्या बताया था अभी मैं आपको याद दिलाता हूं, आप हनुमान जी हो, आपको उड़ना आता नहीं है, मैं याद दिलाऊंगा ना। रेपिटेटिव अपील क्या था, एक सेक्शन पढ़ा था 158A, उसमें यह पढ़ा था कि अगर आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है और सेम इश्यू पे सेम एसएससी के केस में दूसरा केस एओ के पास पेंडिंग है, और आप एओ को एक रिक्वेस्ट करते हो और बोलते हो कि एओ प्लीज यार मेरा केस उधर पेंडिंग है ना, तुम मुझे लिख के दे दो कि जो भी उस केस का जजमेंट आएगा वो आप इस केस पे भी अप्लाई कर दोगे, जो उस केस का जजमेंट आएगा वो इस केस पे भी आप अप्लाई कर दोगे। अगर एओ ऐसा मान लेता है तो दैट इज कॉल योर एप्लीकेशन। तो अगर आपने ये एप्लीकेशन किया था, अगर ये आपने एप्लीकेशन किया था तो बेटा डेट ऑन विच एओ रिसीव्ड द डिक्लेरेशन, जिस दिन एओ को ये डिक्लेरेशन मिला, एंड डेट ऑन विच एओ और आईटेट पास द ऑर्डर ऑफ एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिक्लेरेशन, हाउएवर सच पीरियड कैन नॉट बी एक्सीड द 60 डेज।
मतलब जिस दिन उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट कर दिया, उस पीरियड जिस दिन डिक्लेरेशन मिला और जिस दिन इन्होंने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, उस दिन तक का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा असेसमेंट कंप्लीट करने में, बट यहां मैक्सिमम 60 डेज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन किया था टू द बार नहीं होता, ये बोर होता है करके, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, आपने ये टॉपिक पढ़ा था, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। और बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग में आप चले जाते हो, तो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग में अगर आप चले गए तो उस पर्टिकुलर केस में डेट ऑन विच एप्लीकेशन वाज मेड। एक बात बताऊं, अगर एओ के पास केस पेंडिंग है तो आप एडवांस रूलिंग में कौन जा सकता था पता है? वो पब्लिक सेक्टर कंपनी जा सकती थी। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर कंपनी ही जा सकती थी, बाकी लोगों का केस कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बट पब्लिक सेक्टर कंपनी जा सकती थी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी ने जिस दिन वहां पे एप्लीकेशन किया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में, वहां एप्लीकेशन किया, उस दिन से लेके डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन इज रिसीव्ड बाय सीआईटी पीसीआईटी और डेट ऑन विच द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस इज रिसीव्ड बाय द सीआईटी पीसीआईटी। भाई या तो वहां पे रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन का ऑर्डर आया, उस दिन तक एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, या फिर उन्होंने एडवांस रूलिंग का जजमेंट दे दिया तो एडवांस रूलिंग के जजमेंट का कॉपी जब बॉसेस के पास आया उस दिन तक एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो एओ को एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलेगा? जिस दिन एसएससी ने एप्लीकेशन किया था बोर में, एंड गाइस वो बोर का या तो जजमेंट आया, उसका कॉपी आया बॉसेस के पास, या फिर उन्होंने रिजेक्शन का कॉपी आया लाइक बॉसेस के पास, उस दिन तक का टाइम है वो एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद गाइस अगर बहुत बार क्या होता है, अगर फॉरेन से इंफॉर्मेशन लानी है तो जैसे वेयर रेफरेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेड अंडर सेक्शन 90 और 90A डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में, मान लो स्विट्जरलैंड से आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लानी है, तो स्विट्जरलैंड से आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लानी है तो कितना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा पता है? डेट ऑन विच रेफरेंस इज मेड, जिस दिन एओ ने रेफरेंस किया, फॉरेन अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगा, और टिल डेट ऑन विच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द बॉसेस। देखो हमेशा बाहर वाले जितने भी लोग हैं ना वो कम्युनिकेट बॉसेस से करेंगे, एओ से नहीं करते, हमेशा बड़े आदमी से कम्युनिकेट कर। एओ तो आर्टिकल है, एओ जो है वो तो आर्टिकल है, सीनियर आर्टिकल है, उसमें जेसी है, एसीडीसी है, आईटीओ, ये आर्टिकल है, बट अल्टीमेटली तो बॉसेस है ना। आपके ऑफिस में भले ऑडिट आपने किया है बट कम्युनिकेशन किससे करते हैं? आपके बॉसेस से करते हैं। तो अल्टीमेटली बेटा जिस दिन एओ ने रेफर किया था वो इंफॉर्मेशन के लिए, फॉरेन से इंफॉर्मेशन के लिए, और जिस दिन वो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई, और 1 ईयर विच एवर इज लेस, कभी कभी क्या होता है 2-3 साल तक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो क्या एओ को इतना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्या? आंसर इज नो। तो मैक्सिमम 1 ईयर तक मिल सकता है। तो जितने टाइम में जिस दिन रेफर किया था और इंफॉर्मेशन मिली उतना टाइम, या फिर 1 ईयर विच एवर इज लेस है, उतना ही एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। उसके बाद एओ मेड रेफरेंस टू द सीआईटी पीसीआईटी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड वायलेशन बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। अगर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ने स्पेसिफाइड वायलेशन कर दिया, स्पेसिफाइड वायलेशन में क्या था? अगर ट्रस्ट है वो मान लो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए है, या जो ट्रस्ट है वो आपके स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के लिए है। अगर स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के लिए है, स्पेसिफाइड लाइक क्या बोलते हैं प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए है, या फिर ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट ने कुछ क्या किया, दूसरे लॉ को फॉलो नहीं किया, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि बेटा एओ क्या करेगा? सीआईटी पीसीआईटी को जिस दिन रेफर करेगा केस के इन्होंने स्पेसिफाइड वायलेशन किया है, एंड डेट ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सीआईटी पीसीआईटी इज रिसीव्ड बाय एओ, सीआईटी पीसीआईटी इसको देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, या तो वो कैंसल द रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास करेंगे या फिर रिफ्यूज टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास करेंगे, और वो ऑर्डर जब एओ को मिलेगा उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके बाद 8वां केस क्या बोलता है? असेसमेंट प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय एनी कोर्ट। अगर मान लो आपका असेसमेंट प्रोसीडिंग है वो स्टे लग गया, कोर्ट ने स्टे डाल दिया, कोर्ट ने बोला इनका असेसमेंट अभी मत चलाओ, स्टे डाल दिया, तो मैं बताऊं स्टे ऑन द असेसमेंट प्रोसीडिंग वाज ग्रांटेड, जिस दिन स्टे डाला था उस दिन से लेके, और डेट ऑन विच सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर वैकेटिंग द स्टे वाज रिसीव्ड बाय द बॉसेस। मतलब जिस दिन कोर्ट ने स्टे को हटा दिया और कॉपी जो है वो उसका बॉसेस को मिला, उस दिन तक का टाइम है वो एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा। या फिर टाइम लॉस्ट इन गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड। अगर एसएससी ने रीहर्ड का अपॉर्चुनिटी मांगा था, ये कब मांगते हैं? जब एओ नया आ जाता है, जब पुराना एओ चला गया और उसके बाद नया एओ आया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आपको रीहर्ड का अपॉर्चुनिटी आप मांग सकते हो, बट उसमें जितना टाइम खराब होगा उतना एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो गाइज एक बात बताऊं, ये जो 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्योंकि उसका टाइम खराब हो रहा है।
क्योंकि असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट ऊपर दे रखा है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। बट सर एक बात बताओ, ये ऐसे कारण है जिसमें टाइम खराब हो रहा है तो उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा, उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा। सर टाइम कहां कहां खराब हो रहा था और कितना टाइम खराब हुआ माना जाएगा? तो सबसे पहले अगर मान लो कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ, गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है 10 वाली एग्जेम्पशन, उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो एओ ने जिस दिन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया और जिस दिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया उस दिन तक का टाइम है वो एक्सटेंड कर दो। अगर मान लो आपको स्पेशल ऑडिट के लिए या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए डायरेक्शन दिए तो जिस दिन डायरेक्शन दिया था उस दिन से लेके और जितना टाइम अलाउड किया है उतना टाइम एक्सटेंड कर दो। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया था तो वैल्यूएशन ऑफिसर को जो रेफर किया, जिस दिन रेफर किया उस दिन से और वैल्यूएशन ऑफिसर का रिपोर्ट मिला उस दिन तक का टाइम एक्सटेंड कर दो। अगर मान लो डिक्लेरेशन फाइल बाय एसएससी फॉर रेपिटेटिव अपील के लिए तो जिस दिन डिक्लेरेशन आपने फाइल की एओ को मिली और जिस दिन एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, आपकी डिक्लेरेशन या तो एक्सेप्ट कर दी या रिजेक्ट कर दी, उतना टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। बट ये 60 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बार में चले गए थे, बोर में, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में, तो भैया जिस दिन एप्लीकेशन आपने बोर में किया था उस दिन से लेके और या तो उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया या एडवांस रूलिंग दे दी और उसका ऑर्डर जिस दिन कमिश्नर को मिला, बॉसेस को मिला, उस दिन तक का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। अगर फॉरेन से इंफॉर्मेशन के लिए एओ को टाइम लग गया तो उसमें जितना टाइम उसमें लगा, जिस दिन फॉरेन में रेफरेंस किया था और जिस दिन इंफॉर्मेशन मिली, जितना उसके बीच का टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। बट ये मैक्सिमम 1 साल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में अगर मान लो ट्रस्ट ने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन कर दी किया था तो एओ क्या करेगा, कमिश्नर को बताएगा कि इन्होंने स्पेसिफाइड वायलेशन किया। तो जिस दिन उन्होंने कमिश्नर को बताया एंड गाइस जब कमिश्नर का ऑर्डर जो है वो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया होगा आइदर कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन और रिफ्यूज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, वो ऑर्डर जिस दिन एओ को मिला उतना टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। एंड अगर आपकी कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने आपका असेसमेंट चल रहा था उस पर स्टे लगा दिया, स्टे लगा दिया मतलब रोक लगा दी, तो जिस दिन कोर्ट ने रोक लगाई और जिस दिन वो रोक को हटाई, स्टे वैकेटेड किया, वो ऑर्डर जब बॉसेस को मिला उतना टाइम है वो एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर आपको रीहर्ड का अपॉर्चुनिटी दिया और रीहर्ड की अपॉर्चुनिटी में जितना टाइम खराब हुआ उतना टाइम है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब गाइस एक और चीज समझना है यहां पे, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और आप मुझे समझाने की कोशिश करोगे ये पॉइंट क्या बोलता है। आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ अबव टाइम, मतलब जो ऊपर वाले टाइम है वो एक्सटेंड करने के बाद भी द पीरियड रेफर्ड टू इन अंडर सेक्शन 153(1)(2)(3) अवेलेबल टू एओ is less than 60 days, then remaining period shall be extended to 60 days। इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे समझा सकता है? ये टाइम पीरियड को रट्टा मारना पड़ेगा क्या? देखो यार मैं बताऊं ना, आया तो नहीं है एग्जाम में अभी तक, बट देखो एक बात बताऊं, मैं ना, मेरा एक रूल बड़ा क्लियर है, मैं ये नहीं देखूंगा कि एग्जाम में क्या आया और क्या नहीं आया, मेरे को जो पढ़ाना है उतना मैं पढ़ाऊंगा। मैंने 80 लेक्चर बोला है, 75 to 80 लेक्चर हो रहे हैं करके, 80, 81, 82 के आसपास 240 घंटे का कंटेंट बनता है, 240 घंटे डिजर्व करता है ये सब्जेक्ट करके, ठीक है? मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या होता है? आप लोग शॉर्टकट मत मारो थोड़ा, इसका मतलब क्या होता है कोई मुझे बताएगा? ये बोल रहा है टाइम खराब हुआ 60 डेज से कम तो भी 60 डेज तो मिलेगा, ऐसा है इसका मतलब? इसका मतलब ऐसा है क्या? चलो एक काम करो, मैं आपको एक एग्जांपल से लिखवा लेता हूं ये वाला प्रोविजन ये है क्या, तो आप चाहिए तो नोट्स पे लिख लीजिएगा कहीं पे, उस वहीं पे नीचे जो जगह है वहीं पे लिख लीजिएगा। जैसे गाइस एक एसएससी है जिसका नाम है मिस इशिका, इशिका, मिस इशिका एक एसएससी है, मिस इशिका। अब गाइस एक बात समझना, इशिका के केस में एक असेसमेंट हो रहा है, दैट इज असेसमेंट हो रहा है अंडर सेक्शन 143(3) का स्क्रूटनी असेसमेंट हो रहा है। इशिका के केस में ये प्रीवियस ईयर है। इशिका के केस में मान लो तुम्हारा, इधर ध्यान दो, एक बार इधर ध्यान दे दो, बाद में लिख लेना।
ये प्रीवियस ईयर मान लो 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27, तो असेसमेंट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2027 तक. प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27, दैट विल बी एंडेड बाय 31 मार्च 2027. अब एक बात बताओ, स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीट कब तक करना है? 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. अरे भाई हाफ पेज में नहीं, 4 लाइन में आ जाएगा. ठीक है, एक बात बताओ, स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीट कब तक करना पड़ता है? 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो गाइस यहां पे अगर आप 12 मंथ का टाइम लोगे, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो मैं बोलूं आपको स्क्रूटनी असेसमेंट 31 मार्च 2028 इस डेट तक आपको असेसमेंट कंप्लीट करना होगा. भाई लॉजिकल सी चीज है, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, क्योंकि 143(3) का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट आपके 153(1) में दे रखा है. तो मैं बताऊं इस डेट तक आपका असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा. इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब गाइस एक बात समझना, हुआ क्या, आपका असेसमेंट चल रहा था और असेसमेंट चलते चलते यहां पे इन्होंने आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया. मान लो एओ ने क्या कर दिया कि ऑन द 19 ऑफ फेब 2028 को, 19 फेब 2028 को रेफर वैल्यूएशन ऑफिसर, ये रेफर कर दिया वैल्यूएशन ऑफिसर को 19 फेब 2028 को रेफर केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, मींस वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर दिया. एंड गाइज वैल्यूएशन ऑफिसर ने अपना रिपोर्ट यहां पे दिया ऑन 15 ऑफ मार्च 2028 को, दैट इज वीओ सबमिटेड रिपोर्ट. अब मुझे एक बात बताओ, वीओ ने जब रिपोर्ट सबमिट किया तो पहले मुझे एक बात बताओ, टाइम कितना खराब हुआ? तो मैं आपको बोलूं यहां से लेके और यहां तक टाइम खराब हुआ भाई. 19 फेब 2028 से लेके और बेटा यहां 19 फेब 2028 और 28 विल बी द लीप ईयर, बिकॉज 28 में भाई 2028 में 4 से डिवाइड होता है तो इट इज अ लीप ईयर. तो मुझे बताइए कितने डेज खराब हुए, मुझे बताओ ना, कितने डेज खराब हुए, कितने डेज खराब हुए मुझे बताओ. तो मैं बताऊं आपके फेब के 19, 20 और उसके बाद 9, तो टोटल 11 डेज तो फेब के खराब हुए, फेब के 11 डेज और मार्च के 15 दिन. तो मैं बताऊं आपके टोटल 26 डेज खराब हुए. सीधी सी बात बताओ तो 26 डेज है वो खराब हुए. हाँ भाई, अब 26 डेज खराब हुए, 26 डेज हुए ना खराब, 26 डेज है वो खराब हुए. तो जब 26 डेज कैसे आए? देखो जिस दिन रेफर किया उस दिन से लेकर और जिस दिन रिपोर्ट सबमिट हुई उस दिन तक है, ये दोनों दिन और उसके बीच का टाइम खराब हुआ, उतना एक्सटेंशन एओ को मिलना चाहिए. अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे 26 डेज खराब हुए, तो 26 डेज खराब हुए, हम मतलब जिस दिन रेफर किया उस दिन से लेके और जिस दिन उसको रिपोर्ट सबमिट हुआ उस दिन तक खराब हुए. भाई फेब में आप एक बात बताओ, फेब में 29 फेब आएगा ना, 29 फेब में, फरवरी में बेटा 29 डेज होगा ना, 2028 वाला ईयर है, तो 2028 वाला विल बी द लीप ईयर. तो बेटा 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो कुल मिला के आपके पास 11 दिन हुए. आपके पास 11 दिन हुए तो बाबू फेब के आपके पास 11 दिन और मार्च के आपके पास 15 दिन, 26 डेज खराब हुए. अब एक बात समझना, यहां पे जब 26 डेज खराब हुए तो बेटा यहां पे लॉ पहले तो क्या बोलता है कि आप एक काम करो, जितना टाइम खराब होता है उसमें आप ऐड कर दो ना. तो इसमें आप 26 डेज खराब हुए तो 26 डेज आपके असेसमेंट कंप्लीशन में ऐड हो जाएंगे, तो आपका डेट आ जाएगा 26 ऑफ अप्रैल 2028. आपका 26 अप्रैल 2028 आ जाएगा. इस डेट तक असेसमेंट कंप्लीट करना है. यही तो अपन ने पढ़ा था कि जितना टाइम खराब होता है उतना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा. तो ये जो 9 चीजें थी वहां पे टाइम खराब हो रहा था, उसमें एक वैल्यूएशन ऑफिसर का भी केस था.
कि रेफर टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट किया, तो बेटा ये टाइम खराब हुआ 26 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, एक बात बताओ, जब वैल्यूएशन ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट किया उस दिन से एओ के पास कितना टाइम बचा है? अगर मैं बताऊं वैल्यूएशन ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट किया उस दिन से लेके और 26 अप्रैल 2028 तक एओ के पास कितना दिन बचा है, तो देखो 15 दिन, 15 तो चला गया था आपका, 16 मार्च से काउंट करो, तो मैं बताऊं 31 माइनस 15, तो मैं बताऊं 16 डेज तो आपके पास मार्च के बचे हैं, 16 डेज है वो 16 डेज तो आपके पास मार्च के बचे हैं, एंड 26 डेज आपके पास अप्रैल के बचे हैं। तो बाबू मार्च के आपके पास 16 डेज और 26 डेज आपके पास अप्रैल के, तो मैं बताऊं यहां पे 16 प्लस 26 इट्स कम्स टू द, आपके पास 42 डेज बचे हैं, आपके पास 42 डेज बचे हैं। तो 42 डेज बचे, इसका मतलब एओ के पास में ये टाइम जितना खराब हुआ था वो ऐड करने के बाद भी एओ के पास में 60 डेज से कम बचा है, एओ के पास में 60 डेज से कम बचा है, तो एटलीस्ट एओ को 60 डेज का टाइम तो मिलेगा, एटलीस्ट एओ को 60 डेज का टाइम मिलेगा, मतलब जिस दिन उसने रिपोर्ट सबमिट किया उसके बाद से एओ को 60 डेज का टाइम है वो मिलेगा। तो 60 डेज का टाइम मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि गाइस एक बात बताओ, 26 अप्रैल तक उसको 42 डेज मिल रहे थे, तो 42 डेज में आप 18 दिन और जोड़ दो, तो 42 डेज में 18 दिन और जोड़ोगे तो 4 दिन तो आपके पास आ गए। एक बात बताओ, यहां 4 दिन तो आपके पास आ गए, दैट इज अप्रैल के, तो मैं बताऊं असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट होगा 15 ऑफ मे 2028, दैट विल बी द टाइम लिमिट टू कंप्लीट assessment अंडर सेक्शन 143(3). समझा कि नहीं समझा? 14 में 14 में तक आपका असेसमेंट कंप्लीट होगा। इस कॉन्सेप्ट का एसेंस ये था, इस कॉन्सेप्ट का एसेंस ये था 14 मई तक, क्योंकि जो टाइम खराब हुआ था वो ऐड कर दो, और वो ऐड करने के बाद भी अगर मान लो आपके पास 60 डेज से कम है तो आपको मिनिमम 60 डेज का टाइम तो मिलेगा ही। चलिए डन, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, इसको एक बार कॉपी कर लीजिए आप। हो गया हो तो बोलो डन। ये एग्जाम में आ जाए ना तो आधे गलत करके आ जाए इसको ही, ठीक है? अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आधे लोग एक लाइन को, एक लाइन का मतलब ये था। मेरे को एक बार पेपर सेट करने दो, मैं दे बताता हूं कैसे होता है पेपर सेट। इतना इजी इजी पेपर डालते हैं आजकल, तो बच्चों को आ रहा है मजा। चलो बोलो डन।
दिव्यांश मुंबई हूं मैं अभी यार। कल मैं जा रहा हूं एर्नाकुलम। कल मैं जा रहा हूं एर्नाकुलम। एर्नाकुलम मतलब कोची। मस्त है, मतलब केरला में जो जगह है उसके दो दो नाम है, एर्नाकुलम मतलब कोची। और कोई कोड़े अपन कोजी कोड़े बोलते हैं, इट्स कोई कोड़े जो है उसका नाम है कैलिकट। हाजी तिशा। सर टेडेक्स का वीडियो कब आएगा? पता नहीं कब आएगा। मैं आई एम ऑल्सो नॉट एक्साइटेड फॉर दैट, इतना अच्छा नहीं था इसलिए। मैं 5 कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? 5 कॉन्फ्रेंस में अभी। सबसे पहले एर्नाकुलम, देन लुधियाना, देन आई एम गोइंग टू जयपुर, 3 रांची एंड जलंधर। सूची मिल जाएगी तुमको, पीडीएफ में दे दूंगा, टॉपिक वाइज आई एम डिवाइडिंग दैट, वो आपको जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। बैच खत्म होने के बाद क्या करोगे? वापस से चालू करेंगे दूसरा बैच। अभी इंटर का चालू हो रहा है 11 तारीख से, 100% इंग्लिश वाला बैच चालू हो रहा है 11 तारीख से। फाइनल का बैच हो रहा है, इंटर का बैच हो रहा है। यही काम है यार, बेचारे प्रोफेसर का काम क्या है। चलो, लुधियाना की फेमस कचौरी ट्राई करना। गुवाहाटी वालों को बोलना होगा आपको यहां लाए। गुवाहाटी से मेरे पास इनवाइट था लास्ट टाइम, बट आई मिस। मैं मेरे पास इस बार राजकोट का भी था, बट वो मैच नहीं हो रहा है डे। फिर मेरे पास वहां कटक का भी था, बहुत सारी जगह से था इनवाइट, बट नोट्स के चैप्टर वाइज नहीं, मैं आपको आईसीआई के मॉड्यूल के चैप्टर वाइज दूंगा, बट आपको समझ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आई विल गिव यू चैप्टर वाइज। रांची में एमएस धोनी का घर है, बट रांची में सुबह जा रहा हूं, शाम को वापस आ रहा हूं। रांची में मेरे एक स्टूडेंट का रेस्टोरेंट भी है अच्छा वाला। चलिए डन। राजकोट आएंगे विद्या जल्दी ही। चलो, राजकोट इस बार शायद शुभम सर जा रहे हैं। चलिए डन। डन। चलो अब एक बात बताओ गाइस, आ जाओ सब लोग वापस यहां पे जो अपन पढ़ रहे थे। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब बेटा ये वाला पार्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो, जो मैं ये पार्ट पढ़ाने वाला हूं ना, थोड़ा रिस्की लगेगा आपको, ठीक है। अब आपके लेवल पे रिस्की मतलब आपको लगेगा यार क्या हो रहा है, बट है जो है, आई कांट डू मच। एक सेक्शन होती है 153.3। 153.3 क्या बोलती है पता है आपको? मैं रेफरेंस दूंगा, डोंट वरी। फ्रेश असेसमेंट करने के लिए बोला अंडर सेक्शन 143.3, 144, 147 और एन फ्रेश ऑर्डर अंडर सेक्शन 92 सीए। टीपीओ को फ्रेश ऑर्डर बनाने के लिए बोला किसने? वेयर द ओरिजिनल असेसमेंट और ऑर्डर अंडर सेक्शन 92 सीए has been set aside or cancelled and refer back to AO by an order under section 250 या 254 या 263 या 264। एक बात बताओ, आपको अगर याद रहेगा तो अपील में मैंने ऐसा बोला था कि सर एक बात बताओ, अपील में मैंने आपको यह बोला था कि अपील में मैंने आपको यह बोला था अपील में मैंने आपको यह बोला था अपील में मैंने आपको यह बोला था कि भाई साहब, अपील में मैंने आपको यह बोला था अपील में मैंने आपको यह बोला था कि सीआईटी अपील और जेसी अपील के पास क्या ये पावर है कि कैंसिल कर सकता है? कैंसिल तो कर सकता है, रेफर बैक टू एओ सिर्फ एक ही केस में कर सकता है। सीआईटी अपील और जेसी। सीआईटी अपील कब कर सकता है? जब वो पहले बैच जजमेंट असेसमेंट हुआ था। लेकिन आईटेड के पास ये पावर है कि उसको कैंसिल करके और एओ को बोले वापस से करके लेके आ। एज वेल एज जो रिविजनल थे अंडर सेक्शन 263, 264, उसमें बॉसेस के पास ये पावर था, और बॉसेस के पास ये पावर था कि तुम कैंसिल करके और वापस से एओ को बोले कि तू वापस से करके लेके आ। ये पावर था। आंसर इज यस, ये पावर था। तो सर एक बात बताओ, अगर एओ को रेफर बैक किया कि वापस से असेसमेंट करके लेके आ, तो एओ कब तक करके लेके आएगा?
एओ कब तक असेसमेंट करेगा? तो गाइस इसका टाइम लिमिट दे रखा है 12 month from the end of the financial year in which order under section 250 और 254, 250 का मतलब होता है दैट इज द सीआईटी अपील का ऑर्डर, और 254 का मतलब होता है आईटेट का ऑर्डर। देखो 250 होता है सीआईटी अपील का ऑर्डर, 254 होता है आईटेट का ऑर्डर, और 263 264 इज द रिविजनल ऑर्डर। तो 12 month from the end of the financial year in which order of CIT appeal or ITET is received by the bosses, क्योंकि देखो सीआईटी अपील या आईटेट है वो एओ से कनेक्ट नहीं रखेंगे, वो बॉसेस से कनेक्ट रखेंगे। तो भैया सीआईटी अपील या फिर आईटेट है वो कैंसिल करके रेफर बैक टू एओ, तो डायरेक्ट वो एओ से कम्युनिकेट नहीं करते, वो उनके बॉसेस से कम्युनिकेट करते हैं। तो बॉसेस को जब जिस फाइनेंशियल ईयर में उनका वो ऑर्डर मिला कैंसिल एंड रेफर बैक का, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 मंथ, या फिर बॉसेस ने 263 264 में ऑर्डर पास किया, तो बॉसेस ने जब 263 264 में ऑर्डर पास किया, बॉसेस ने अगर 263 264 में ऑर्डर पास किया, बॉसेस ने 263 264 में ऑर्डर पास किया, बॉसेस ने 263 264 में ऑर्डर पास किया, तो बेटा जिस फाइनेंशियल ईयर में पास किया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात बताऊं क्या, देखो अगर सीआईटी अपील ने या आईटेट ने या बॉसेस ने एओ का ऑर्डर कैंसिल किया, बोला कैंसिल, बोला पेंसिल ऑर्डर कैंसिल तेरा, वापस से करके लेके, अब वापस से कब तक करना है? तो देखो या तो सीआईटी अपील आईटेट का ऑर्डर जिस फाइनेंशियल ईयर में बॉसेस को मिला, या बॉसेस ने 263 264 का ऑर्डर पास किया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप अगला पॉइंट देखिए, वेयर असेसमेंट रीअसेसमेंट इज पेंडिंग on the date of initiation of search under section 132 और making a requisition under section 132A। मतलब भाई साहब आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग था और रेड हो गई, तो गाइज रेड होती है ना, तो ऐसे भी आपका असेसमेंट है वो फिर ब्लॉक असेसमेंट में उधर चला जाता है, वो ब्लॉक असेसमेंट में उधर चला जाता है। तो आज की डेट में इसका रिलेवेंस नहीं है, चाहिए तो आप इसको पास में काटा मार दीजिए, ये आपका रिलेवेंस नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, रेड होती है तो अब ऐसे भी ब्लॉक असेसमेंट हो जाता है, तो जब ब्लॉक असेसमेंट होता है तो उसका असेसमेंट फिर आपका 158 बीसी में कंप्लीट होगा, और वो असेसमेंट यहां जो चल रहा था वो अबेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबेट हो जाएगा, रुक जाएगा। पहले ऐसा होता था कि रेड केसेस में असेसमेंट 148 में वगैरह होता था, बट अब वो नया सिस्टम आ चुका है, तो आप इस पॉइंट को कट कर दीजिए, छोटा सा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद सेक्शन 153(5) क्या बोलता है, देखो 153(5) क्या बोलता है, that is effect to be given by AO or TPO of an order under section 250, 254, 260, 262, 263, 264 otherwise than way of the fresh assessment, या fresh assessment नहीं हो रहा, बट आपको ऑर्डर का इफेक्ट देना है। कौन से ऑर्डर का? 250 का। 250 का मतलब होता है जेसी अपील या सीआईटी अपील। 254 का मतलब होता है आईटेट का ऑर्डर। 260 का मतलब होता है हाई कोर्ट का ऑर्डर, और 262 का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और 263 264 है, इसको बोलते हैं रिविजनल ऑर्डर बॉसेस के। गाइस एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप इजीली समझ जाओगे। जैसे एक बात बताओ, एओ ने आपका कोई खर्चा डिसअलाउड कर दिया, अब आप अपील में चले गए, अपील में सीआईटी अपील गए, आईटेट गए, हो सकता है हाई कोर्ट में गए, और जब आप केस जीत जाते होंगे या केस हार जाते होंगे, जो भी होते होंगे, तो वो केस का हार या जीत का इफेक्ट एओ असेसमेंट में देता होगा। जैसे एक बात बताओ, एओ ने आपकी डिमांड निकाली, आप हार गए थे, एओ ने डिसअलाउड कर दिया था, हाई कोर्ट में आप जीत के आगे, सेलिब्रेट करके आगे, तो एओ भैया उस जीत का इफेक्ट अपने ऑर्डर में देगा ना। वो जो डिसअलाउड किया था वो अलाउड करेगा ना, आपका टैक्स कम करेगा ना, तो वो एओ इफेक्ट कब तक देगा? ये पॉइंट वो वाला है कि एओ जो है वो इफेक्ट कब तक देगा, मतलब यहां पे सीआईटी अपील का, जेसी अपील का, आईटेट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और वो ऑर्डर का अब एओ असेसमेंट में इफेक्ट देगा, क्योंकि असेसमेंट हुआ था उसके अगेंस्ट में हम अपील में गए थे, तो अब उसको इफेक्ट तो देना पड़ेगा। वो कब तक देगा इफेक्ट? उसका कोई टाइम लिमिट है क्या? तो देखो टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट है 3 month from the end of the month in which order under section 250, 254, 260, 262 CIT appeal, JC appeal, ITET, High Court and Supreme Court का order is received by the bosses, या फिर 263, 264 में बॉसेस ने ऑर्डर पास किए
उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर अंदर इफेक्ट दे देगा। एओ जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर आपका ओरिजिनल ऑर्डर चेंज कर देगा। क्योंकि आप अगर मान लो सीआईटी अपील, जेसी अपील, आईटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या रिविजनल, और उसकी वजह से एओ असेसमेंट कैंसिल नहीं किया, अगर कैंसिल करके रीअसेसमेंट करना होता तो वहां पे टाइम लिमिट ऊपर दे रखा था ना, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच वो कैंसिलेशन का ऑर्डर आया। उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 मंथ, यहां कैंसिल नहीं करना, सिर्फ इफेक्ट देना है ऑर्डर का। तो वहां पे टाइम लिमिट है 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर ऑफ द लाइक सीआईटी अपील, जेसी अपील, आईटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बॉसेस का ऑर्डर पास हुआ उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन गाइज यहां एडिशनल 6 महीना और मिल सकता है। कब? देखिए क्या दे रखा है, additional period of 6 months may be allowed by the CIT or PCIT bosses to the AO or TPO if AO TPO apply that order could not be given effect within 3 months। अगर मान लो AO और TPO बोलता है कि सर इसमें तो लॉ में लिखा हो 3 महीने का, बट नहीं 3 महीने में इफेक्ट नहीं दे सकते करके, तो हमको थोड़ा एडिशनल टाइम लाइए तो चाहिए, तो 6 महीना यहां एडिशनल और मिल सकता है। लेकिन गाइज एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां क्या बोलता है बताए, if AO or TPO require the verification of any issue by way of the submission of any document by the assessee or any other person or where opportunity of being heard is to be provided to assessee, then time limit to be given is 12 months as provided under section 153(3)। देखो पहले तो क्या बोला कि भाई अगर मान लो कोई कोर्ट के ऑर्डर आए और उसका इफेक्ट असेसमेंट में देना है, असेसमेंट ऑर्डर चेंज करना है, उसके इफेक्ट की वजह से टाइम लिमिट क्या, 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच दैट ऑर्डर इज रिसीव्ड। लेकिन गाइस 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ की जगह आपका 9 मंथ हो जाएगा, 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर एक बात बताओ, ये इफेक्ट देने से पहले कुछ वेरिफिकेशन करने को बोला था। जैसे हाईकोर्ट ने बोला था कि चलो ये खर्चा अलाउ है, बट ये खर्चा अलाउ करने से पहले एओ को बोला था तुम पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना और उसके बाद ये खर्चा अलाउ करना, या तुम एक बार एसएससी को या किसी पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना, उसके बाद ये खर्चा अलाउ करना। अगर ये करने को बोला है तो फिर ये टाइम लिमिट जो है ये तुम्हारा 3 मंथ या 9 मंथ वाला जो टाइम लिमिट है, 3 मंथ या एक्सटेंडेड 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, वो नहीं लगेगा। फिर टाइम लिमिट 153(3) वाला लग जाएगा, मींस 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कोर्ट का ऑर्डर इज पास्ड। अब एक और चीज लास्ट में क्या बोली हुई है, वेयर द टीपीओ गिव्स इफेक्ट ऑफ एन ऑर्डर or direction under section 263 by an order under section 92CA and forward such order to the AO shall proceed to modify the order of assessment in conformity with the TPO within the 2 month from the end of the month in which such order of TPO is received by the AO। अब एक बात समझना, टीपीओ का ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, तो टीपीओ का ऑर्डर चेंज होगा और टीपीओ के ऑर्डर की चेंज की वजह से अब एओ का ऑर्डर भी चेंज होगा, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में उसने आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा और उसके बाद एओ का ऑर्डर है वो चेंज होगा और एओ का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीपीओ का ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द एओ। अब एक बात समझना, ये कितना समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट लास्ट के 15 साल में मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखा है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब ये लास्ट पॉइंट क्या बोलता है गाइस, अगर मान लो आपको पता है एक जगह मैंने अनलिमिटेड टाइम लिमिट बताया था 148 के लिए, और 148 के लिए अनलिमिटेड टाइम लिमिट कब मिलता था पता है, कि अगर एक एसएससी का इनकम हटा के दूसरे एसएससी में डालना है, नीता अंबानी मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल, या एक असेसमेंट ईयर से हटा के और इनकम दूसरे असेसमेंट ईयर में डालना है, तो वहां अनलिमिटेड टाइम तक 148 का नोटिस इशू हो सकता था। तो 148 का नोटिस है वो इशू हो सकता था, 148 का नोटिस इशू हो सकता था अनलिमिटेड टाइम तक। तो सर उसमें एक बात बताओ, किसी दूसरे पर्सन का असेसमेंट कब तक ओपन होके कब तक क्लोज हो जाएगा, क्लोज कब तक होगा, कंप्लीट कब तक करना पड़ेगा। तो देखो, वेयर असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज मेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ गिव इफेक्ट ऑफ एनी फाइंडिंग ऑफ डायरेक्शन अंडर 250 CIT अपील, 254 ITET, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिविजनल ऑर्डर, रेफर सेक्शन 150 ऑफ द 147 वाली सीरीज का, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज रिसीव्ड और पास्ड बाय द बॉसेस। तो बॉसेस को जब वो कोर्ट के ऑर्डर मिले या फिर बॉसेस ने जो ऑर्डर पास किए उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो किसी और की इनकम है वो कंप्लीट की जाएगी, किसी और की इनकम में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, वो वाला। एंड लास्ट पार्ट क्या बोलता है कि वेयर असेसमेंट इज मेड ऑन पार्टनर ड्यू टू असेसमेंट ऑन द फर्म। अगर फर्म पे 147 हुआ है तो पार्टनर का भी असेसमेंट होगा, अगर फर्म का 147 हुआ है तो पार्टनर का भी होगा, और पार्टनर का कब तक करना पड़ेगा, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेसमेंट ऑर्डर इन केस ऑफ फर्म वाज पास। तो फर्म का 147 का असेसमेंट ऑर्डर पास
हुआ उस मंथ के एंड से पार्टनर का 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। सो गाइस दिस इज द असेसमेंट का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी टाइम लिमिट वगैरह है। देखो मैं अगर बताऊं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो ये जो अगला पेज था ये थोड़ा हल्का फुल्का याद रख लेना अगर हो जाए तो करके, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें सिर्फ 3 चीजें याद रखना। एक तो 153(1) के स्क्रूटनी और बैच जजमेंट असेसमेंट 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। एक ये पॉइंट याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल हुआ तो अपडेटेड रिटर्न फाइल जिस ईयर में हुआ उस ईयर के एंड से 12 मंथ। और एक चीज ये 147 वाली याद रखना, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। और एक ये चीज याद रखना कि अगर केस अगर टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था तो जो ये टाइम लिमिट 12 मंथ की है ना, जहां जहां पे ये आपकी 24 मंथ की हो जाएगी। बस इतना अगर आपने याद रखा आपका काम बन जाएगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर असेसमेंट प्रोसीजर, डन। अब आप जाइए आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पे। ये बोलता है कि कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए आप फीस चार्ज करते हो कि नहीं ना, फ्री में यार, क्यों उल्टा, इट इज अ वेरी गुड यार। मेरे को तो मजा आता है कॉन्फ्रेंसेस में, खाना मिलता है अच्छा वाला, मिठाई भी मिलती है। चलो आ जाइए नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पे। आज मैंने 1995 की फाइल देखी, इसमें कंपनीज पे 40% टैक्स लगता था। क्या बात कर रहे हो। ट्रेवलिंग का रीएम्बर्समेंट मिलता है, वाह। आ जाओ नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन पे। ये बोलता है अनहेल्दी खाना मिलता है, कुछ अनहेल्दी नहीं मिलता, फालतू बात में अच्छा मिलता है करके, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते, क्या इंस्टीट्यूट अनहेल्दी खाना देती है, कैसी बात कर रहा है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में चलो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में अपन एक छोटू सा कॉन्सेप्ट ब्रेक से पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक। एक छोटू सा कॉन्सेप्ट ब्रेक से पहले पढ़ते हैं और फिर मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक। फिर मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक। आ जाओ आपकी बुक में पेज नंबर 385 पे दे रखा है एक चीज। पेज नंबर 385 पे एक चीज दे रखी है, वहां पे आ जाओ। बाद में ब्रेक दे रहा हूं, आराम से चाय कॉफी का ब्रेक 10 मिनट का। सिर्फ मुझे 5 मिनट और दे दो, उसके बाद मैं दे रहा हूं ब्रेक। चलो डन। आ जाओ एक बार इधर। ए गाइस मुझे एक बात बताओ, हो जाएगा 5 7 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ जी, इधर देखो सब लोग। और आप डिनर नहीं करते, मैं करके आया, इडली खा के आया, 3 इडली खा के आया मैं। चलो इधर देखो सब लोग। ये गाइस मुझे एक बात बताओ, एक फॉरेन बैंक का एग्जांपल लो ना मुझे। फॉरेन की कोई बैंक बताओ, फॉरेन की कोई बैंक बताओ, फॉरेन की बैंक है कोई बताओ ऐसी मुझे, कोई फॉरेन की बैंक बताओ ना, फॉरेन की बैंक बताओ ना, कोई फॉरेन बैंक का एग्जांपल दो मुझे कि ये फॉरेन की बैंक है। पेज नंबर 385 पे आना है आपको। हाँ हाँ बाकी भी बाकी है बट 385 पे पहले आना है। फॉरेन की बैंक का एग्जांपल बताओ मुझे। HSBC। HSBC कहां की है? HSBC कहां की है? हांगकांग की है आई थिंक। तो गाइस एक HSBC है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक HSBC है जो कि कहां की है? बैंक ऑफ अमेरिका तो है ही है। HSBC इज हांगकांग की ना आई थिंक। HSBC इज फ्रॉम हांगकांग। अब एक बात समझना, ये इनका हेड ऑफिस है हांगकांग में, और यू कैन से दैट HSBC इज अ मेन कंपनी जो कि हांगकांग में है। ये HO है। अब HSBC का मुंबई का ब्रांच भी है, HSBC का मुंबई का ब्रांच भी है। तो HSBC का एक मुंबई ब्रांच है जिसको अपन बोलेंगे
HSBC मुंबई ब्रांच। अब एक बात बताओ, HSBC का मुंबई में ब्रांच है, उसको अपन बोलेंगे HSBC मुंबई ब्रांच। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, HSBC हांगकांग इज अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी है, तो मुझे एक बात बताओ ना, इनकी ब्रांच भी तो फॉरेन कंपनी होगी भाई। ब्रांच जो है वो ब्रांच भी तो फॉरेन कंपनी होगी, क्योंकि ब्रांच इज अ हेड ऑफिस ओनली ना यार, ब्रांच इज नॉट अ सेपरेट कंपनी। तो जो ब्रांच है वो ब्रांच भी तो आपकी कौन सी है, फॉरेन कंपनी होगी। तो HSBC मुंबई ब्रांच इज बेसिकली फॉरेन कंपनी। तो HSBC मुंबई ब्रांच है वो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। तो HSBC मुंबई ब्रांच है, ये फॉरेन कंपनी है। अब HSBC मुंबई ब्रांच है, वो अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे ब्रांच की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा, और ब्रांच की इनकम है, ये फॉरेन कंपनी है, तो इस पे टैक्स रेट क्या रहेगा, इस पे टैक्स रेट रहेगा, इस पे टैक्स रेट है वो 35% रहेगा, इस पे 35% रहेगा टैक्स 35% रहेगा। फॉरेन बैंक की ब्रांच इज अ फॉरेन बैंक ओनली, फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट क्या रहता है, 35% रहता है करके, ठीक है। कैसे, एक बात बताओ, इंडिया की RBI ने अब इनको यह अलाउ किया है कि आप चाहो तो, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो ब्रांच, ये जो ब्रांच है ना, ब्रांच आपकी ब्रांच है, ब्रांच इज बेसिकली इट इज अ ब्रांच। आप अगर चाहो तो इंडिया में अपनी ब्रांच को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द इंडियन कंपनी। अगर आप चाहो तो अपनी ब्रांच को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द इंडियन कंपनी। तो इन्होंने सोचा कि चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, सक्सेशन कर लेते हैं, ब्रांच को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इंडियन कंपनी में, और इन्होंने नाम दिया HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब एक बात बताओ, ये जो कन्वर्जन हुआ, इट इज कॉल्ड कन्वर्जन, या आप सक्सेशन बोल सकते हो, ये RBI ने अलाउ किया। अब एक बात बताओ, HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई, तो अब इन पे टैक्स रेट कितना लगेगा, ऑब्वियसली 25% और 30%, बिकॉज इट इज अ इंडियन कंपनी ना। और इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, अब इस इंडियन कंपनी की HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसा बोल दो, ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी किसकी, HSBC हांगकांग की। जो HSBC हांगकांग है, ये अब क्या होगी, होल्डिंग कंपनी, और गाइज ये इंडिया की कंपनी है, ये क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। और इसके लिए टैक्स रेट क्या होगी, अब इसके लिए टैक्स रेट जो है वो टैक्स रेट बेटा 25% की रेट से ही टैक्स लगेगा। तो ये RBI ने अलाउ किया है, RBI ने अलाउ किया। और आजकल मैं बताऊं ऐसा ही होता है, बहुत सारी जो फॉरेन की बैंकें थी उन्होंने इंडिया में कंपनी बना दी है, जो उनकी ब्रांच है उसको कंपनी बना दिया है, और वो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी है तो बेटा ये इंडियन कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। तो सर एक बात बताओ, ये जो ब्रांच था ये तो पहले फॉरेन कंपनी ही था, ब्रांच था वो तो फॉरेन कंपनी था, अब यहां पे आपकी जो ये इंडियन कंपनी, इंडियन सब्सिडरी कंपनी बन गई, तो सर एक बात बताओ, इसमें कैपिटल गेन वगैरह कैसे आएगा, सर इसमें कैपिटल गेन वगैरह कैसे आएगा। सर एक बात बताओ, क्योंकि जो ब्रांच की असेट है वो सब यहां पे चली जाएगी, ब्रांच की असेट है वो सब यहां पे चली जाएगी, तो सर व्हाट अबाउट द कैपिटल गेन, क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं, क्योंकि पहले जो असेट थी वो HSBC हांगकांग की थी, क्योंकि ब्रांच की असेट तो हेड ऑफिस की मानी जाती है, HSBC हांगकांग की असेट है, अब ये सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दी, तो क्वेश्चन ही आता है क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा या नहीं, कैपिटल गेन लगेगा या नहीं। लॉ मेकर्स बोलते हैं ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इसमें कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब उसमें डाउट ये आएगा कि सर एक बात बताओ, यहां पे सर इस साल का डेप्रीशिएशन किसको मिलेगा, अगर मान लो इन बिटवीन द ईयर ये हुआ, तो ब्रांच को मिलेगा या इस कंपनी को मिलेगा। तो अपन ने जैसा वहां पढ़ा था करके बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले पढ़ा था, 15-20 साल पहले पढ़ा था करके, ठीक है, 15-20 साल पहले नहीं, 15,000 साल पहले पढ़ा था कि डेप्रीशिएशन है वो आप एक काम करो, पहले ऐसे कैलकुलेट करो जैसे कि ये सक्सेशन हुआ ही नहीं है, और नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डिवाइड कर दो इन हैंड्स ऑफ द ब्रांच एंड इन हैंड्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर सब्सिडरी कंपनी।
आई थिंक ऐसा पॉइंट आपके जीएसटी में भी है क्या, आई डोंट नो करके एक बंदा बोल रहा है कि सेम पॉइंट सर जीएसटी में भी है कि ब्रांच जो फॉरेन कंपनी की, फॉरेन बैंक की थी, उसको बोला कि आप जो है वो इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर दो, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट इसने बोला कि हमारे जीएसटी में भी है। डन। तो चलो अपन एक काम करते हैं, अब अपन रीड करते हैं, आप इजीली समझोगे। अब मैं बोलते टाइम जो है बोलूंगा, ध्यान देना। HSBC हांगकांग इज अ फॉरेन कंपनी, HSBC मुंबई का ब्रांच दैट इज फॉरेन कंपनी का ब्रांच, एंड गाइस HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ फॉरेन बैंक की इंडियन सब्सिडरी कंपनी करके, ठीक है। चलिए डन। सब सुना सुना लग रहा है। नहीं सर ये सिर्फ डीटी में ही है बोलता है जीएसटी तो बाकी है बढ़ना करके, ठीक है। चलो एक बच्चा है जो बार बार हर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने बोलता है, ये तो जीएसटी में भी है करके, ठीक है। चलो आ जाओ, देखिए क्या दे रखा है। ऑल पीपल पे अटेंशन। कन्वर्जन ऑफ इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इनटू द इंडियन सब्सिडरी कंपनी, वेयर अ फॉरेन कंपनी दैट इज द फॉरेन बैंक HSBC हांगकांग engaged in the business of banking convert its Indian branch into subsidiary company, the capital gain on conversion would not be taxable. capital gain tax नहीं लगेगा, capital gain tax है वो नहीं लगेगा करके, capital gain tax नहीं लगेगा, ठीक है। बट इसमें 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए भाई। इसकी जो ब्रांच की जितनी असेट है वो एज इट इज ये कंपनी किसको ट्रांसफर कर रही है, HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल। बट बेटा 5 कंडीशन है। कौन कौन सी 5 कंडीशन? पहला, Indian branch amalgamate with the Indian subsidiary as per the scheme of amalgamation approved by the shareholder of the foreign company and Indian subsidiary and sanctioned by the RBI. देखो गाइस, सबसे पहली चीज इसमें यह है कि पहली कंडीशन यह है कि इंडियन ब्रांच थी ना वो अमलगमेट हो रही है इंडियन सब्सिडरी कंपनी के साथ। तो ये जो इंडियन ब्रांच है ये इस HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्ज हो रही है, अमलगमेट हो रही है। और ये जो स्कीम है ना, ये फॉरेन कंपनी के, ये जो अमलगमेशन का स्कीम है ये अप्रूव्ड होना चाहिए जो HSBC हांगकांग के शेयर होल्डर है उनके द्वारा। एंड गाइस ये सैंक्शन होनी चाहिए स्कीम RBI के द्वारा। दूसरा कंडीशन क्या है? ऑल असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ब्रांच ट्रांसफर टू इंडियन सब्सिडरी कंपनी। इसकी जो ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज थी वो सब इसको ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है? असेट एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर एट द बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। इसका मतलब एनी रीवैल्यूएशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द असेट। तीसरी चौथी कंडीशन क्या है? फॉरेन बैंक और नॉमिनी शेयर होल्डर ऑफ द फॉरेन बैंक शुड होल्ड at least 100% शेयर कैपिटल ऑफ इंडियन सब्सिडरी टिल द एंड ऑफ द ईयर ऑफ कन्वर्जन। मतलब कन्वर्जन के ईयर के एंड तक तो 100% होल्ड करना पड़ेगा और अगले 5 साल तक 51% वोटिंग पावर है वो इंडियन कंपनी का उस फॉरेन बैंक को होल्ड करना पड़ेगा। तो गाइस एक बात बताओ, जैसे फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या, ये जो अमलगमेशन हुआ, जो HSBC का मुंबई ब्रांच है वो HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जाके मर्ज हुआ। तो गाइस यहां पे ये मर्जर हुआ सपोज 19 जुलाई 2025 को। तो इस डेट से लेके और इस ईयर के एंड तक दैट इज 31 मार्च 2026 तक, इस डेट तक तो ये HSBC हांगकांग है ना, इनके पास ये इंडियन कंपनी है उसके 100% शेयर होने चाहिए। 100% शेयर होने चाहिए। कौन सी डेट तक? कन्वर्जन हुआ उस ईयर के एंड तक। एंड गाइस अगले 5 साल, अगले जो 5 साल है ना, नेक्स्ट 5 ईयर मतलब टिल 31 मार्च 2031 तक है, वो इनके पास एटलीस्ट 51% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट HSBC हांगकांग के पास में, देखो कन्वर्जन की डेट से उस ईयर के एंड तक 100% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए HSBC हांगकांग के पास इस HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। एंड उसके अगले 5 साल तक है वो 51% की मिनिमम शेयर होल्डिंग है वो HSBC हांगकांग के पास होनी ही चाहिए करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला पॉइंट, Foreign company does not receive any consideration or benefit other than by way of allotment of share in the Indian subsidiary company। तो जो ये फॉरेन कंपनी है ना, इनको और कुछ नहीं मिल रहा है, इनको सिर्फ इस इंडियन कंपनी के शेयर मिल रहे हैं बस। तो बेटा 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि भैया ये जो अमलगमेशन हो रहा है ये आपका अप्रूव्ड होना चाहिए फॉरेन बैंक के शेयर होल्डर द्वारा और स्कीम को आपको सैंक्शन कराना पड़ेगा RBI से।
ऑल असेट एंड लाइबिलिटी जो इसकी है वो इसको ट्रांसफर होनी चाहिए, ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन से लेके उस ईयर के एंड तक ये कंपनी के पास में इसके 100% इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए और अगले 5 साल तक 51% इक्विटी शेयर होने चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि भाई साहब आपका इनको जो मिलना चाहिए ना कंसिडरेशन, एचएसबीसी हांगकांग को ब्रांच के बदले इस कंपनी से पैसा नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ इसके शेयर्स मिलने चाहिए और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अब एक बात समझना, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, ये एचएसबीसी मुंबई ब्रांच जो थी अल्टीमेटली इट इज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, तो सर एक बात बताओ, ये फॉरेन कंपनी के कोई पुराने लॉसेज है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसका क्या होगा? सर उसके साथ साथ में इसका अगर पुराना कोई भी अगर मान लो कोई क्या बोलते हैं मैट क्रेडिट पड़ा है उसका क्या होगा करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करना। Provision relating to the unabsorbed depreciation, set off and carry forward of losses, MAT credit and the computation of income in case of foreign company and Indian subsidiary company shall apply with the following modification, exception and adaptation। पहला, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन किसको मिलेगा? तो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन सर एक बात बताओ, ये जो ब्रांच है ये ब्रांच को मिलेगा या इस इंडियन कंपनी को मिलेगा? पहले आप डेप्रीशिएशन ऐसे कैलकुलेट कर लो जैसे हुआ ही नहीं है कुछ, और उसके बाद में नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डिवाइड कर दो ना, नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डिवाइड कर दो, क्योंकि एचएसबीसी हांगकांग एक तो इस ब्रांच का रिटर्न फाइल करेगा और ये कंपनी है अपना रिटर्न फाइल करेगी, तो आप एक काम करो नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है, in the year of amalgamation depreciation between the Indian branch and Indian subsidiary company shall be apportionate based on number of days asset was used by them। उसके बाद set off and carry forward of the losses, अगर पुराने कोई लॉसेस है इस ब्रांच के तो ब्रांच के जो लॉसेस है क्या वो इसको मिलेंगे या नहीं? राइट आंसर इज यस, पीजीबीपी के लॉसेस मिलेंगे एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मिलेगा, पीजीबीपी के लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखिए क्या बोला हुआ है, accumulated PGBP losses other than speculative losses को छोड़ के and unabsorbed depreciation of Indian branch will be treated as loss and depreciation of subsidiary company for the year in which conversion took place। It means losses can be carry forward for the fresh 8 year। अब देखो इस वाले यहां पे अभी तक अमेंडमेंट नहीं आया है, यहां पे वो अमेंडमेंट लाना चाहिए था उनको कि भैया जो पुरानी कंपनी के लॉसेज है वो आपको रिमेनिंग पीरियड के लिए अलाउ होंगे, रिमेनिंग पीरियड के लिए अलाउ होने चाहिए थे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 के बाद हुआ तो रिमेनिंग पीरियड के लिए अलाउ होने चाहिए। बट गाइज ये नोटिफिकेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, इस नोटिफिकेशन में अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। अब सर WDV ऑफ असेट कौन सी डेट का लेंगे? तो देखो कॉस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट ऑफ इंडियन सब्सिडरी इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन शैल बी WDV ऑफ इंडियन ब्रांच एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जो कन्वर्जन की डेट का उधर का WDV रहेगा वो एज इट इज इसका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट जो ब्रांच की कॉस्ट थी वो एज इट इज इस इंडियन सब्सिडरी कंपनी की कॉस्ट बन जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल असेट प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी यहां पे ले लेंगे, मतलब इंडियन सब्सिडरी कंपनी का पीरियड लेते टाइम आपको इंडियन ब्रांच ने कितने टाइम तक होल्ड किया था वो भी लेना है। अब मैट क्रेडिट का क्या होगा? क्योंकि एक बात बताओ, ये जो ब्रांच थी इट वाज अ फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंपनी पे भी मैट लगता है और ये इंडियन कंपनी है इस पे भी मैट लगता है, तो मैट का क्या होगा? यहां मैट क्रेडिट इसको मिल जाएगा एंड गाइस यहां फ्रेश 15 ईयर मिलेगा, यहां पे फ्रेश 15 ईयर का टाइम मिलेगा। तो मैट क्रेडिट ऑफ इंडियन ब्रांच कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय इंडियन सब्सिडरी फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ द 15 ईयर। सर एक बात बताओ, अगर पुराने वाले ने वीआरएस का खर्चा किया था तो क्या होगा? वीआरएस का खर्चा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो खर्चा करते थे वो पता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता था। तो अगर मान लो पुरानी वाली ब्रांच ने कुछ वीआरएस का खर्चा किया और 2 इंस्टॉलमेंट उन्होंने ले लिए तो क्या 3 इंस्टॉलमेंट नए वाले को मिल जाएगी? आंसर इज यस, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो नए वाले को मिलेगी। तो देखिए वीआरएस अलाउड टू द इंडियन सब्सिडरी फॉर द रिमेनिंग पीरियड एज पर सेक्शन 35 DDA। अब एक और चीज समझना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। गाइस अगर आपको याद रहेगा तो पता है फॉरेन बैंक है और इंडियन बैंक है वो कुछ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ होता था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ कितना होता था? एक सेक्शन हुआ करती थी सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7A करके, और उसमें ऐसा था कि इंडियन बैंक को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ होता है 8.5% ऑफ द GTI एंड 10% ऑफ द एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस। वो तो इंडियन कंपनी को होता है और फॉरेन कंपनी को कितना होता था? 5% ऑफ द GTI। तो 5% ऑफ द GTI ये बहुत पहले, कम से कम 30,000 साल पहले पड़ा था, अपने को पता नहीं, वो मतलब द्वापर युग में पड़ा था, अभी ये कलयुग आ गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा पड़ा था कि फॉरेन बैंक को 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ होता है। तो प्रोविजन जब P&L के डेबिट में जाता है तो एक्चुअल बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट में जाता है। तो प्रोविजन अगर ओपनिंग प्रोविजन है तो क्या वो एज इट इज इसको मिल जाएगा या नहीं इंडियन कंपनी को? राइट आंसर इज यस, वो मिल जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है,
क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ इंडियन ब्रांच एज पर सेक्शन सो एंड सो विल बी डीम्ड टू बी द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इंडियन सब्सिडरी कंपनी मिल जाएगा। एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10), ये क्या बोलता है, सेक्शन 56(2)(10) इज अ गिफ्ट वाली सेक्शन, शेल नॉट अप्लाई ऑन द रिसिप्ट ऑफ शेयर बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम द इंडियन सब्सिडरी कंपनी ऑन द कन्वर्जन। अब एक बात बताओ, इंडियन सब्सिडरी कंपनी के शेयर है वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो जब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे तो आप तो बोलोगे कि अगर मान लो ये तो गिफ्ट में मिले हैं और गिफ्ट मिले तो 56(2)(10) लग जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है क्या 56(2)(10) लग जाएगा, क्योंकि इनको जो है वो इस कंपनी के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो क्या 56(2)(10) लगेगा? आंसर इज नो, वो नहीं लगेगा। एंड गाइस, अगर मान लो यहां जो कंडीशंस दे रखी है ये कि भैया अगले 5 साल तक 51% इसका रखना पड़ेगा एंड ऑल, अगर इसमें कुछ वायलेशन हो जाता है, अगर इसमें कुछ वायलेशन हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जितना बेनिफिट मिला था, मतलब जो कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगा था, वो कैपिटल गेन लग जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे एक नोट में, where any benefit exemption relief has been granted and thereafter there is a failure to comply with any condition specified in the scheme or notification, then AO is empowered to recompute the total income of assessee by way of rectification under section 154, and the period of 4 years from the rectification shall be considered from the end of the previous year in which condition is violated। तो भैया जिस ईयर में कंडीशन वायलेट हुई उस ईयर के एंड से 4 साल के अंदर अंदर वो जो एग्जेम्पशन मिली थी, पहले क्या हुआ था, फॉरेन कंपनी ने जो असेट ट्रांसफर की थी इंडियन सब्सिडरी कंपनी, उस पर टैक्स नहीं लगा था, वो लग जाएगा अगर कुछ कंडीशन का वायलेशन हुआ तो। डन। अब आप ले लीजिए 10 से 15 मिनट का ब्रेक, आराम से चाय वाय पीजिए करके, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।